नमस्कार। जुड़ चुके हैं ना हम लोग? ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, सभी का स्वागत है। और जैसा आप लोग जानते हैं, हमारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का नेहरू स्टडी सेंटर एक विशेष प्रकार की कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। पिछले 9 दिसंबर से ये कार्यशाला चल रही है। दोस्तों, इस कार्यशाला की जो विशेषता है उस पर कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन एक और नई बात भी आप लोगों ने कई बार अनुभूत की होगी कि हम लोग जब इस कार्यशाला का प्रारंभ करते हैं तो एक गेस्ट अपीयरेंस लेकर हम लोग आते हैं, उनका आशीर्वाद हम लोग लेते हैं। तो आज हमारे बीच में राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य डॉक्टर केसी समोटा साहब हमारे बीच में हैं। मैं सर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? समोटा सर को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, शायद। आवाज़ आ रही है सर? समोटा सर को आप ओके अनम्यूट कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में क्या हुआ उस पर तो खैर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज इस अवसर पर हमारे बीच में राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य, मेरे बहुत अच्छे मित्र डॉक्टर केसी समोटा साहब जुड़े हैं। समोटा जी का देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि समोटा जी भी भारत के संविधान पर अध्यापन का कार्य करते हैं। भारत के संविधान पर आपकी कई सारी पुस्तकें हैं। साथ ही साथ चूंकि हमारा विश्वविद्यालय का ये नेहरू स्टडी सेंटर है और आपका जो अध्ययन है, आपका जो रिसर्च है, आपकी जो शोध है, वो भी पंडित नेहरू पर है। पंडित नेहरू पर उनकी एक पुस्तक भी है। तो ऐसे समोटा साहब राजस्थान विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप भी विद्यार्थियों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके कई सारे आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। इस डिजिटल मंच पर, इस वर्कशॉप में समोटा साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर को मुझे सुनने का मौका अभी कुछ समय पहले ही हमारे जो मित्र लादूराम जी चौधरी साहब हैं, उनके एक वेबिनार में सर को मुझे सुनने का मौका मिला। आज एक बार फिर समोटा साहब को हम भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। तो डिजिटल मंच पर नेहरू स्टडी सेंटर के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अब मैं समोटा सर से निवेदन करना चाहूँगा कि वो आज के हमारी जो ये कार्यशाला जो चल रही है, इसमें विशेषकर जो आज की जो कार्यशाला है उसमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, साथ ही साथ 16 दिसंबर के बारे में भी कुछ चर्चा करें। डॉक्टर समोटा साहब। थैंक यू दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी प्रतिभागियों को मेरी तरफ से सुप्रभात। और नेहरू स्टडी सेंटर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय दिनेश जी के द्वारा यह अवसर मुझे प्रदान किया गया है कि मैं प्रतिभागियों के साथ जुड़ूं और संविधान सभा की हूबहू चर्चा, जो वास्तव में नेहरू स्टडी सेंटर और आदरणीय दिनेश जी का उस जोधपुर विश्वविद्यालय का एक सुनहरा और स्वर्णिम कदम है। कुछ समय पहले हमने जब संविधान की साक्षरता के बारे में बात कर रहे थे, तब यह आइडिया दिनेश जी ने हमारे साथ साझा किया और आज उसी विचार मंच पर हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले 16 दिसंबर 1946 की इस तिथि को संविधान सभा का जो पहला सत्र था और उसकी 6वीं बैठक के कुछ खास बिंदुओं पर हम चर्चा करें। उससे पहले जो 5वीं बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई और इस बैठक में भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहले सत्र की 5वीं बैठक में 8 बिंदुओं का एक अविस्मरणीय ऐतिहासिक प्रस्तावना का स्वरूप, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अथवा उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है, उस पर परिचर्चा की। पंडित नेहरू के द्वारा विस्तार से
भारत के भावी संविधान की और फ्यूचर इंडिया जो भारत का भविष्य होगा वह कैसा होगा, इस पर विस्तार से परिचर्चा की। उन्होंने उन तमाम शंकाओं को, संदेह को और भय को तथा विशेष रूप से मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट जो इस तारीख तक और इस तिथि तक संविधान सभा में शामिल नहीं थे, उनके इस भय को और जो आने वाली संभावनाएं हैं हिंदू और मुसलमान के बीच जो गहरी खाई थी उसको पाटने के लिए और अपने सहयोग को उन समुदायों से बरकरार रखने के लिए स्पष्ट रूप से अपने उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त किया। इस रेजोल्यूशन में रिपब्लिक, यूनियन और अन्य ऐसे सॉवरन तथा डेमोक्रेसी जैसे इंपोर्टेंट कीवर्ड्स का यूज किया गया। पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा इसका समर्थन किया गया। इसके बाद तत्कालीन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन के रूप में उन्होंने कहा कि शनिवार को इस संविधान सभा की कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि संविधान सभा की विभिन्न समितियां बनाई गई हैं और उन कमेटियों में एक है नियम समिति। रूल्स कमेटी की मीटिंग होगी और उस बैठक के कार्य को पूर्ण करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों को समय दिया जाना आवश्यक है। अतः हमारी आगामी जो बैठक है वह 5वीं बैठक को स्थगित करके 16 दिसंबर की तारीख को अपराह्न 3 बजे का समय नियत किया गया। 16 दिसंबर 1946 सोमवार का दिन था और अपराह्न 3 बजे संविधान सभा की पहले सत्र की 6वीं बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक के अंतर्गत सबसे पहले संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संविधान कक्ष के अंतर्गत 3 बजे यह आह्वान किया गया कि 5वीं बैठक में जिस उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उस उद्देश्य प्रस्ताव में जो संशोधन करना चाहते हैं, जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं और जो उससे सहमत या असहमत हैं, उन सभी को आमंत्रित किया जाएगा। सबसे पहले 16 दिसंबर 1946 को इस 6वीं बैठक में M.R. जयकर, मुकुंद रामराव जयकर, डॉक्टर जयकर को सबसे पहले आमंत्रित किया गया कि डॉक्टर जयकर नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में क्या संशोधन चाहते हैं। प्रिय साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है और जो जिज्ञासा का आधार है कि वास्तव में डॉक्टर जयकर जो कि हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, डॉक्टर जयकर जो कि संपूर्ण समिति के सदस्य थे और डॉक्टर जयकर जिन पर कुछ व्यक्तिगत रूप से आरोप भी लगाए गए, डॉक्टर जयकर के द्वारा पंडित नेहरू के रेजोल्यूशन में कुछ ऐसी शंकाएं, कुछ ऐसे संदेह व्यक्त किए गए जिन पर आज भी हमें सोचना चाहिए। जो ऐसे प्रस्ताव और ऐसे शंकाएं और ऐसा डर और ऐसे खतरे जिनके बारे में यदि आज भी हम सोचते हैं तो हमें गहराई तक चिंतन करना पड़ता है। जब नेहरू ने स्पष्ट रूप से उद्देश्य प्रस्ताव में सभी प्रकार की शंकाओं, संदेह और खतरों को अभिव्यक्त कर दिया, उसके बाद भी डॉक्टर जयकर उस दिन संविधान सभा में लगभग 50% से ज्यादा समय तक बोले। कुल 18 वक्ताओं में सबसे ज्यादा एक तरफ डॉक्टर M.R. जयकर थे। तो डॉक्टर M.R. जयकर ने कौन से ऐसे संशोधन रखे जिन पर विवाद भी हुआ और डॉक्टर जयकर क्यों मुस्लिम लीग का पक्ष ले रहे थे, क्यों उन्होंने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को कोट किया। इसका मतलब है M.R. जयकर की शंकाओं पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालें, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। डॉक्टर M.R. जयकर के द्वारा सबसे पहले पंडित मोतीलाल नेहरू
और उनके द्वारा नेशनल मूवमेंट में दिए गए योगदान को याद किया गया। उनके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक कदम बताया और उनकी बेटी जो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल हो रही थी उसका जिक्र भी किया गया। विजय लक्ष्मी पंडित जो 17 दिसंबर को संविधान सभा में शामिल हुई। इसके बाद जयकर के द्वारा अपनी उन शंकाओं को व्यक्त किया गया। चेयरमैन को संबोधित करते हुए जयकर ने कहा कि जो यूनियन का संविधान हम बनाना चाहते हैं, क्या उस यूनियन के संविधान को भारत के देशी राज्यों पर लागू किया जाएगा? क्या मुस्लिम लीग जिसने 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक को संविधान सभा का बायकॉट कर दिया है, उस मुस्लिम लीग की उपस्थिति के बिना क्या जो संविधान बनेगा वो उन पर लागू होगा? तो 4 इसमें की इश्यू उनकी थे कि हमें संविधान सभा में कुछ ऐसी डिफिकल्टीज और परेशानियां और बाधाएं आएंगी यदि भले ही वो कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए हैं, परंतु उनको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 1, प्रिंसली स्टेटों का, देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व नहीं है। जो वार्तालाप समिति बनाई जानी है उसकी वार्ता देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से नहीं हुई है। ऐसे देशी रियासतों के प्रतिनिधि यूनियन संविधान में शामिल नहीं होंगे। दूसरा बिंदु था मुस्लिम लीग जो कि एक बड़ा राजनीतिक दल था। यदि मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में संविधान सभा में भाग नहीं लेगा तो जो संविधान सभा बनाएगी या नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा तो उस मुस्लिम लीग या मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों पर वह संविधान लागू नहीं होगा। ऐसा वो क्यों कह रहे थे, इस पर विस्तार से दिनेश जी चर्चा करेंगे कि वास्तव में जब ग्रुप की बात आती है कि 3 ग्रुप जो कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की जो कैबिनेट मिशन का प्रपोजल है, रिकमेंडेशन है, उसमें हिंदू बाहुल्य प्रांत ए कैटेगरी, सिख और मुस्लिम बाहुल्य प्रांत तथा हिंदू मुस्लिम और सिखों वाले प्रांत ए कैटेगरी के प्रांत, बी ग्रुप के प्रांत और सी ग्रुप के प्रांत। क्या विंस्टन चर्चिल ने जो ये कहा है कि यदि भारत की संविधान सभा में किसी बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो ऐसे संविधान को उस बड़े समुदाय के ऊपर लागू करना ब्रिटिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। इसका सीधा सा संकेत जयकर का इस तरफ था कि हमें मुस्लिम लीग को संविधान सभा में शामिल होने का अवसर देना होगा। हमें इंतजार भी करना होगा कि मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल हो सके। यद्यपि गोविंद वल्लभ पंत का यह कहना है कि हम कब तक मुस्लिम लीग का इंतजार करें, क्या वह संविधान सभा में आएगा या नहीं आएगा। और जिस माइनॉरिटीज की वो बात कर रहे हैं और जो बहुसंख्यक समुदायों की बात कर रहे हैं वह नेहरू के प्रस्ताव में ऑलरेडी मेंशन किया गया है, तो अलग से उसकी आवश्यकता नहीं है। जयकर के द्वारा 17 से 18 बार ये प्रश्न बार बार उठाया गया कि भले ही आप इसे स्वीकार करें अथवा नहीं करें, लेकिन मेरा जो मुख्य मुद्दा है वह यह है कि संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करे, उससे पहले संविधान सभा को कैबिनेट मिशन के ऑर्डर ऑफ लॉ के बारे में ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ कि कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं को भी ध्यान में रखे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह आश्वासन दिया कि उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने से पहले उनकी सभी शंकाओं पर और संदेह पर हम विचार करेंगे। हम उद्देश्य प्रस्ताव को इन बाधाओं के साथ पारित नहीं करेंगे। परंतु फिर भी जयकर बार बार यही कहते रहे कि मेरा इंटरप्रिटेशन
और मेरी डिफिकल्टीज के बारे में ये संदेह जरूरी है कि मुस्लिम लीग, माइनॉरिटीज कम्युनिटी और देसी रियासतों के बारे में संविधान सभा में निर्णय हो और इस डिसीजन के बाद ही आप संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हो। सबसे ध्यान देने वाली और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अभिव्यक्तव्य नहीं दिया गया, एक शब्द भी उनके द्वारा नहीं बोला गया। आर.के. सिन्हा की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन किया गया, अर्थात पंडित नेहरू के 8 बिंदुओं के रेजोल्यूशन में उन समुदायों को शामिल किया गया है जिनको माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक कहते हैं। उन लोगों को भी अवसर दिया जाएगा जो ब्रिटिश इंडिया के पार्ट हैं या प्रिंसली स्टेट के पार्ट हैं, अथवा वो भूभाग जो भारत के प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया से बाहर तो हैं लेकिन वो भारत में मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं, उनको भी स्वीकार किया जाएगा। आर.के. सिन्हा के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि मैंने अपने जीवन को एक सैनिक के रूप में जिया है, इसलिए मैं यह भारत का जो स्वाधीनता संग्राम है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो बलिदान दिया गया है, उस बलिदान को ध्यान में रखते हुए हमें तमाम बाधाओं को दूर करना होगा और उद्देश्य प्रस्ताव उन शंकाओं को और जयकर के डर को दूर करने वाला सबसे बड़ा उपकरण है। अर्थात यहाँ आर.के. सिन्हा कह रहे हैं कि जो जयकर की बातचीत है और जो जयकर ने जिक्र किया है कि यदि हम ऐसा संविधान बनाते हैं या उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करते हैं जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं है, जिसमें ग्रुप का प्रश्न विवादास्पद बना हुआ है और माइनॉरिटीज के बारे में स्पेशल प्रोविजंस नहीं किए गए हैं, तो इनका समाधान हो सकता है। परंतु इसलिए मैं सभी संविधान सभा के सदस्यों से ये आग्रह करता हूं कि वो इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करते समय एक बात जरूर ध्यान में रखें कि यह भारत के भावी संविधान का मूल आधार है। जो उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रिएम्बल प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित हुआ, वह मतदान का मूल आधार ये होगा कि भारत का संविधान जल्दी से जल्दी बनाया जाए और तमाम बाधाओं को सर्वसम्मति से दूर कर लिया जाए। इसके बाद चेयर के द्वारा ये कहा गया कि 5 बज चुके हैं, क्या सदस्य 5:30 बजे तक संविधान सभा में बैठे रहेंगे? इस पर मत विभाजन हुआ और सबने कहा कि 5 बजे का समय निर्धारित है। उद्देश्य प्रस्ताव पर जो संशोधन लाए गए वो पूरी तरह से लागू नहीं हुए, इसको आगे की ओर फॉरवर्ड या डेफर कर दिया गया और संविधान सभा को नेक्स्ट 17 दिसंबर तक सुबह 11 बजे के लिए स्थगित या एडजर्न कर दिया गया। तो इस 16 दिसंबर 1946 की संविधान सभा के अगर हम की क्वेश्चन की बात करें तो ग्रुपिंग का प्रश्न क्या था, ABC ग्रुप क्या थे, कैबिनेट मिशन की कौन सी ऐसी अनुशंसाएं थी जिनसे M.R. जयकर को आपत्ति थी और M.R. जयकर भारत में एक रिबेलेशन की बात क्यों कह रहे थे कि सिविल वार हो जाएगा, इसलिए मुस्लिम लीग को अवसर दिया जाना ही चाहिए। ये सब जो शंकाएं हैं उनके बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब दिनेश जी के साथ, जो इस दिन की संविधान सभा की कार्रवाई पर विस्तार से और वर्ड टू वर्ड परिचर्चा करेंगे। आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नेहरू स्टडी सेंटर तथा दिनेश जी का तहे दिल से आभार और साधुवाद। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत खुशी हुई आज आपने बहुत सुंदर ढंग से जिस तरह से 16 दिसंबर की कार्यवाही जो रही है उसका सार जो प्रस्तुत किया आपने वो वाकई में अभिनंदन योग्य है। बहुत मेहनत का काम होता है और सर आपने हमारे लिए हमारे इन
सभी मित्रों के लिए जो डिजिटल मंच से जो जुड़े हैं, उसके लिए जो आपने इस तरह की जो मेहनत की है। मुझे मालूम है सर, 15 से 17 मिनट में 2 घंटे की कार्यवाही को एकदम संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, जबकि पहले ये भी बताना कि 13 दिसंबर को क्या हुआ, उन सारी बातों को जोड़कर आपने जिस तरह से उनका जो कोर पॉइंट जो है वो हमारे इन मित्रों के सामने जो रखा, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। डिजिटल मंच से जो जुड़े साथी हैं उनकी तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ, मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि आगे भी सर आप इसी तरह से हमारे ये जो नेहरू स्टडी सेंटर या जो विश्वविद्यालय की जो अन्य गतिविधियां हैं उसके बुलावा पर, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप इसी तरह से हमारा सहयोग भी करते रहेंगे। और मैं तो कहूँगा चूंकि आप राज्य की राजधानी में बैठे हैं इसलिए आप हमारा मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। तो साथियों, मैं आपकी ओर से और मेरी ओर से विश्वविद्यालय की ओर से सामोटो साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। अब साथियों, हम लोग बात करेंगे 16 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ। मार्गदर्शन सामोटा जी ने हमारा कर दिया है कि किस तरह से जो मोटी मोटी बातें हैं उस पर चर्चा हुई थी। अब हम लोग उसका एकदम शब्द जैसा उन्होंने रखा उस तरह से हम लोग बात करेंगे। जूम के मेरे सारे मित्रों और यूट्यूब पे जो सैकड़ों मित्र जुड़े हैं उन सब का स्वागत है। और मुझे अफसोस है, मैं अफसोस के साथ बात प्रारंभ कर रहा हूं। जब सामोटा सर का उद्बोधन जब चल रहा था तो मैं यूट्यूब के जो मैसेज है वो भी देख रहा था, साथ ही साथ जूम के जो मैसेज है वो भी देख रहा था। मेरे सामने एक मैसेज पड़ा है, अभी भी मेरे मित्र कंफ्यूज हैं, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? यार क्या प्रश्न है, जब आपको सामने सब कुछ रख दिया, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, अभी भी कंफ्यूजन है कि गूगल में क्या लिखा हुआ है। अरे गूगल में लिखा हुआ है महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार महत्वपूर्ण है? भारत सरकार महत्वपूर्ण है या गूगल महत्वपूर्ण है? लोकसभा के सचिवालय ने जिस पुस्तक का संपादन किया है, जो पुस्तक वहां से प्रकाशित है, वहां के संदर्भ में अगर आपको संदेह है तो फिर कैसे काम चलेगा? इन्हीं सारे संदेहों को तो दूर करने के लिए हम हमेशा एक पॉलिटिकल साइंस के या इस विषय में जो रुचि रखने वाले जो लोग हैं उनको एक गेस्ट के रूप में बुलाते हैं। आज सामोटा सर ने हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं चर्चा कर रहा हूं 16 दिसंबर को क्या हुआ उस विषय पर। साथियों, जैसा सामोटा सर ने 13 दिसंबर की तस्वीर भी आपके सामने रखी कि किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लक्ष्य मूलक प्रस्ताव यानी उद्देश्य मूलक प्रस्ताव रखा। इसके बाद में पुरुषोत्तम दास टंडन साहब का एक बड़ा शानदार उद्बोधन हुआ। आज क्या होगा 16 दिसंबर को? 14 दिसंबर और 15 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कोई बैठक नहीं हुई, लेकिन 14 दिसंबर को हमारी वार्ता जरूर हुई। हम लोग कुछ समय के लिए जरूर जुड़े थे। 15 दिसंबर को मैं आपसे बात करने में सफल नहीं हो पाया। 15 दिसंबर को हमारी कोई चर्चा नहीं रही। आज 16 दिसंबर चर्चा करते हैं शुरू। वार सोमवार है, 16 दिसंबर सन 1946। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट, हिंदी संस्करण। और आज लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव, उद्देश्य मूलक जो प्रस्ताव है, लक्ष्य मूलक जो प्रस्ताव है, उस पर चर्चा होगी। जैसा सामोटो सर ने कहा, बहुत ढंग से M.R. जयकर साहब, 16 दिसंबर को जो चर्चा होगी इसमें सबसे ज्यादा अगर चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला तो वो M.R. जयकर साहब का है। पूरे जो 2 घंटे की जो चर्चा है उसमें आधी से ज्यादा जो चर्चा है वो M.R. जयकर साहब ने की है। M.R. जयकर साहब के नाम से आप पहले से परिचित हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ फिर कुछ बातें बता देता हूँ। फेडरल कोर्ट जो बना था हमारा, जो 1937 में अस्तित्व में आया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था, 1950 तक अस्तित्व में रहा था। उस फेडरल कोर्ट में जज रह चुके हैं M.R. जयकर साहब। और जैसा सामोटा सर ने कहा, आपका संबंध हिंदू महासभा से था, यानी बैकग्राउंड किससे था वो बात आपको समझ में आ गई। लेकिन वो कांग्रेस के टिकट पर संविधान सभा के सदस्य बने थे। M.R. जयकर साहब चूंकि विधि के विशेषज्ञ हैं, वो क्या विचार व्यक्त कर रहे हैं और आप अंदाज लगाइएगा कि उनके जो विचार है उसके पीछे उनके लॉजिक क्या है, उनके तर्क क्या है। तो जरा देखें, सोमवार 16 दिसंबर 1946 संविधान सभा की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में प्रारंभ हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापति में प्रारंभ हुई। अब सभापति जी सबसे पहला स्टेटमेंट बोलते हैं। जो प्रस्ताव 13 दिसंबर को उपस्थित किया गया था उस पर हम अब आगे बहस करते हैं।
प्राप्त संशोधनों की संख्या बहुत लंबी है, बहुत सारे संशोधन आए थे, पर मैं समझता हूं उनमें से सभी पेश किए जाएंगे, ये सही नहीं है। अब मैं डॉक्टर जयकर से कहूंगा कि वे अपना संशोधन पेश करें। M.R. जयकर साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया उस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और बड़े सुंदर से विचार है। मैं बहुत सारी बातों को उदाहरण दे दे के भी समझाऊंगा। M.R. जयकर साहब बंबई से हैं और जनरल है। बंबई का मतलब भी जानते हैं आप और जनरल का मतलब भी अब तो कम से कम जानते हैं। सभापति महोदय और मित्रों, अपना संशोधन करने से पहले मैं चंद शब्द उस सुंदर स्टेटमेंट की प्रशंसा में कहना चाहता हूं जो प्रस्ताव उपस्थित करते हुए पंडित नेहरू ने दिया। उनकी स्पष्टता, उनकी विनयशीलता और उनकी गंभीरता सभी प्रभाव उत्पादक थे। स्टेटमेंट सुनते समय मेरा ध्यान अतीत के उन दिनों की ओर गया जब यहां से कुछ ही गज की दूरी पर उनके प्रसिद्ध पिता स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हम कानूनी युद्ध का संचालन करते थे। साथियों, आप लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू देश के नाम माने हुए वकील हुआ करते थे और M.R. जयकर साहब भी वकील थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि कुछ ही दूरी पर हम मोतीलाल नेहरू जी को सुनते थे, कानूनी मामलों में उनके द्वारा जो विचार व्यक्त किए जाते थे उनको सुनते थे। इस महती सभा की तुलना में वह वाग युद्ध आज बड़ा अवास्तविक और छोटा मालूम पड़ता है। मैं सदा ही पंडित मोतीलाल नेहरू का बड़ा भाग्यशाली समझता था। वो कह रहे हैं मैं सदा से ही मोतीलाल नेहरू जी को भाग्यशाली समझता था। क्यों? क्योंकि उनकी दो संतानें हैं। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस महती सभा के पथ प्रदर्शक एवं प्राण है, इस सभा के पथ प्रदर्शक है, वो प्राण है। साथियों, आप लोगों से यह वादा किया गया था कि इस संविधान सभा के संदर्भ में और संविधान के निर्माण में जिन लोगों का योगदान है, उस योगदान के संदर्भ में यदि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति है, किसी भी उपाधि, किसी भी उपमा के संदर्भ में आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह है, उन सारे संदेहों को दूर करेंगे। M.R. जयकर साहब पंडित नेहरू जी के लिए क्या कह रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस सभा के पथ प्रदर्शक हैं एवं प्राण हैं। दूसरी उनकी गौरवशालिनी पुत्री जिन्होंने न्यूयॉर्क में सम्मिलित राष्ट्र संघ की बैठक में महती विजय प्राप्त की है। वो मोतीलाल नेहरू के दोनों संतानों के बारे में चर्चा करते हुए ऐसा कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं मैं अपना संशोधन पढ़कर सुनाऊं, मैं एक गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं जो मेरे संशोधन के संदर्भ में पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि जब से मैंने संशोधन रखने का प्रस्ताव रखा है तब से मेरे बारे में गलतफहमी फैलाई जा रही है, तो सबसे पहले मैं उस गलतफहमी को दूर करूंगा कि मैं यह संशोधन प्रस्ताव क्यों लेकर आया हूं। मेरे कई प्रसिद्ध और स्नेही मित्रों ने मिलकर मुझे गंभीरतापूर्वक यह समझाया कि मुझे अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहिए। मेरे बहुत सारे अच्छे मित्रों ने मुझे सीरियसली यह समझाया कि तुम्हें अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको कोई गलतफहमी है, मैं उस गलतफहमी को पहले दूर करूंगा, फिर अपना प्रस्ताव रखूंगा और उसके बारे में अपना वक्तव्य दूंगा। वो कह रहे हैं मैं संशोधन क्यों पेश करना चाहता हूं, उसको लेकर जो भी गलतफहमियां हुई है उन्हें मैं दूर कर देना चाहता हूं। यह कहा गया कि संशोधन से इस सभा में फूट पड़ जाएगी, जो वर्तमान समय में बहुत बुरी बात होगी। मुझे बार बार यह कहा जा रहा है कि इस संशोधन को मत रखो, इस संशोधन को रखोगे तो संविधान सभा में फूट पड़ जाएगी, जो कि बहुत खतरनाक बात होगी। जब आप मेरा स्टेटमेंट सुनेंगे तो आशा है कि आप इससे सहमत होंगे कि यह संशोधन फूट पैदा करने की गरज से पेश नहीं किया गया और ना इस तरह से फूट पैदा होगी। वो कह रहे हैं कि पहला मेरा स्टेटमेंट सुन लीजिएगा, मैं जब अपनी बात को रख दूं तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि मेरा उद्देश्य कहीं से भी फूट पटकना नहीं है और ना ही फूट पड़ेगी, मैं ऐसा आपको श्योर कर देता हूं। जैसे मेरे मित्र समझते हैं, कुछ लोगों ने यह कहा कि मैं जानबूझकर मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। यदि इस सभा के श्रम को सफलीभूत करने के लिए यह आवश्यक है तो मैं इसमें कतई कोई क्षति नहीं देखता। एक मित्र ने तो यहां तक कह दिया कि मैं मिस्टर चर्चिल का समर्थन कर रहा हूं। कमाल कर रहे हो यार, मेरा स्टेटमेंट सुना नहीं, मैंने तो अभी जस्ट संशोधन रखा है, मेरा स्टेटमेंट आपने सुना नहीं है। उससे पहले ही कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं संविधान सभा में फूट पड़वाना चाहता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं मिस्टर चर्चिल का समर्थन कर रहा हूं। उस विश्वविख्यात चर्चिल का जिसकी कलई खोलने की कोशिश मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की थी। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैंने मिस्टर चर्चिल की कलई खोल दी थी और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। कमाल कर रहे हो। इसकी किंचित मात्र संभावना नहीं है कि मैं मिस्टर चर्चिल का किसी भी तरह से समर्थन करूं। एक संभावना ही नहीं है, किंचित भी संभावना नहीं है कि मैं कभी चर्चिल का समर्थन भी कर सकता हूं।
कुछ लोगों ने यह कहकर कि मैं जीवन भर हिंदू हितों का हामी रहा हूं, पर अब मुसलमानों का समर्थन करना और उन्हें संतोष देना चाहता हूं, मेरी भावना को उत्तेजित किया है। कुछ लोगों ने मुझे यहां तक कहा है कि मैं आज तक हिंदू हितों का समर्थन करता रहा हूं और अब अंत में आकर मैं मुसलमानों का समर्थन करने लग गया हूं, इससे मैं बहुत उत्तेजित हो गया हूं इस बात से, ऐसा वो कह रहे हैं। उत्तर में मैंने कहा कि इन दोनों में मुझे कोई परस्पर विरोध नहीं दिखाई देता है। हिंदू हितों का मैं समर्थक हूं, इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं दूसरे संप्रदाय के उन हितों पर कुठाराघात करूं जिन्हें मैं जायज समझता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं हिंदू हितों का समर्थन करता हूं, लेकिन इसका कदापि यह मतलब यह नहीं है कि मैं दूसरे संप्रदाय के उन हितों का कुठाराघात करूं जिसके वे हकदार है। इसका कोई मतलब नहीं है। इन दोनों बातों में कोई समर्थन नहीं है, इन दोनों बातों में कोई संबंध नहीं है। हिंदू हितों का समर्थन करना अलग चीज है और दूसरे संप्रदाय के हितों को नुकसान पहुंचाना अलग चीज है। इन दोनों में कोई समर्थन नहीं है। फिर वो कह रहे हैं, संशोधन उपस्थित करने में मेरा वास्तविक उद्देश्य यह है कि इस सभा को नाकाम होने से बचाना है। उन्होंने कहा मैंने संशोधन क्यों पेश किया, मैं चाहता हूं कि ये संविधान सभा असफल नहीं हो, इसे मैं नाकाम होने से बचाना चाहता हूं। तर्क देखना, उनके तर्क में क्या दम है। देखिए, मुझे इस बात का डर है कि हम यहां जो कुछ भी कर रहे हैं वह शीघ्र ही व्यर्थ हो जाएगा। मुझे तो इस बात का डर है भाई कि हम जो काम यहां करने के लिए एकत्रित हुए वो शीघ्र ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं ये संशोधन प्रस्ताव लेकर आया हूं। मैं इस बात के लिए चिंतित हूं कि हमारी राह में आने वाली दो एक कठिनाइयां की उपेक्षा से कहीं इस सभा का काम असफल और प्रभाव शून्य न हो जाए। एक मित्र ने कहा कि आप कांग्रेस के टिकट पर चुने गए। वो अलग अलग बातें कह रहे हैं कि एक मित्र ने मुझे कहा कि आप तो कांग्रेस के टिकट पर चुने हो और पंडित नेहरू जी के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हो। तो वो क्या कह रहे हैं? एक मित्र ने कहा कि आप कांग्रेस के टिकट पर चुने गए। मैं इस उदारता को स्वीकार करता हूं और जब यह आमंत्रण मुझे मिला तो मैंने व्यक्तिगत असुविधाएं के बावजूद भी उसे स्वीकार किया। क्या कह रहे कि जब मुझे कांग्रेस के टिकट पर संविधान सभा का मेंबर बनने का मौका मिला तब मेरी व्यक्तिगत असुविधाओं के बावजूद भी मैंने उसे क्या किया? स्वीकार किया। पर उसकी कृतज्ञता के लिए यदि मुझे अपनी सेवाएं सदा लोकप्रिय ही बनानी पड़े तो मुझे डर है कि मेरे लिए यह संभव नहीं होगा। कांग्रेस ने मुझे संविधान सभा का सदस्य बनाया, इस कृतज्ञता के लिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करूं जो कि अलोकप्रिय हो जाए, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। लोकप्रिय बनाने के चक्कर में मैं हमेशा काम करूंगा, यह मेरे लिए संभव नहीं है। अवश्य आपको मेरी सेवाओं पर अधिकार है। आपने चूंकि मुझे मेंबर बनाया तो आपकी सेवा, मेरी सेवाओं पर आपका अधिकार है, पर यह लाजमी नहीं है कि वह सदा लोकप्रिय ही हो। आप मेरी जो सेवाएं लेना चाहते हैं जरूरी नहीं है कि वो रोजाना आपको अच्छी ही लगे। मैं जो सेवाएं देना चाहता हूं, मेरे को जिस वजह से आपने मेंबर बनाया उस रूप में तो मैं काम करूं। अवश्य मैं आपको अपना सहयोग और सेवा देने के लिए यहां आया हूं, पर मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि सदा आपकी इच्छा अनुसार ही होगी। मैं जो सेवाएं देने के लिए आया हूं वो मैं दूंगा, लेकिन ये गारंटी मैं नहीं दूंगा कि वो जो सेवाएं मेरी जो मिलेगी वो हमेशा आपकी इच्छा अनुसार ही मिलेगी। यही तो संविधान सभा की खूबसूरतियां हैं भाई। अलग अलग विचारधारा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग आयामों से संबंधित जब लोग आए और उनमें किस तरह से आप इतनी विचारधाराओं का विरोध देखेंगे, इतने मुद्दों पर विरोध देखेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक संविधान बना लिया। पश्चिम के विद्वान तो 2 दशक तक कोमा में रहे, उनको समझ में नहीं आया कि कैसे हो सकता है। तभी तो मैं कहता हूं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत दस्तावेज है और उसको बनाने वाले किसी देवदूत से कम नहीं है। इसका एहसास करवाना है और यह एहसास आपको करवाया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं 2 बातों की और आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। एक तो शुद्ध कानूनी बात है और संक्षेप में उस पर अपना मत व्यक्त करके मैं इसे आप और आपके वैधानिक सलाहकार पर छोड़ दूंगा। मैं सलाहकार महोदय को 10 वर्षों से जानता हूं। BN राव के बारे में कह रहे, वे संविधान के ज्ञाता है, स्वतंत्र बुद्धि के आदमी है और उनका व्यवहार सदा सच्चा होता है। मैं तो कहूंगा वह हमारे लिए बड़ी सुविधा की बात है कि सर BN राव सरीखे योग्य संविधान वेता की हमें मदद मिल रही है और मुझे रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि जो बात मैं कह रहा हूं उस पर वे पूरा ध्यान देंगे। मैं एक वैधानिक आपत्ति, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की तरह बात नहीं उठा रहा हूं। मैं कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं एक कानूनी बात उठा रहा हूं, बल्कि राह की कानूनी कठिनाइयों के लिए बताने के लिए कह रहा हूं। मुझे इसमें संदेह नहीं है कि जो भी समय हमारे पास है उसमें आप इस पर अच्छी तरह से गौर करेंगे और जैसा उचित समझे फैसला देंगे।
जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक में इस स्थल पर संविधान के बुनियादी प्रश्नों पर विचार नहीं किया जा सकता। वाह, जयकर साहब कह रहे हैं कि संविधान सभा की यह प्रारंभिक बैठक है और इस प्रारंभिक बैठक में बुनियादी प्रश्नों पर विचार नहीं किया जा सकता। बुनियादी प्रश्नों पर विचार नहीं करने का मतलब है ऐसी बातों पर विचार नहीं किया जा सकता जिन बातों से भारत के संविधान का स्वरूप तय होगा। यह प्रारंभिक बैठक है, इस प्रारंभिक बैठक में आप बुनियादी प्रश्नों पर विचार मत कीजिए। ऐसा वो क्यों कह रहे? वो कह रहे पंडित नेहरू ने भी मंजूर किया कि यह प्रस्ताव संविधान की बुनियादी बातों को स्पष्ट करने के अभिप्राय से रखा गया। पंडित नेहरू जी का भाषण देखा, उनका स्टेटमेंट देखा और पंडित नेहरू जी ने भी ये इस बात को स्वीकार किया कि जो वो प्रस्ताव वे लेके आ रहे हैं उससे संविधान की बुनियाद तय होगी। पर मैं ये कह रहा हूं कि बुनियादी बातों को अभी इनिशियल स्टेज में तय नहीं किया जा सकता। अगर आप इसकी छानबीन करें तो एक बार पढ़ने से ही आपको यह मालूम हो जाएगा कि बहुत सी बातें जिनका प्रस्ताव में उल्लेख है संविधान के सिद्धांतों से संबंध रखती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक गणतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, आप एक यूनियन की स्थापना करना चाहते हैं, ये सब बुनियादी बातें हैं भाई। और इन बुनियादी बातों का अभी से आप निर्धारण कर लो कि गलत बात है। इनिशियल स्टेज में बुनियादी बातों पर विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा जयकर साहब कह रहे हैं। और वो उदाहरण देकर कह रहे हैं, देखिए आप गणतंत्र रिपब्लिक की स्थापना करना चाहते हैं, आप यूनियन की स्थापना करना चाहते हैं। अब रिपब्लिक होना चाहिए, मोनार्की होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये तो बाद में तय करेंगे। भारत यूनियन होना चाहिए, फेडरेशन होना चाहिए, ये सब बुनियादी बातें बाद में तय करनी चाहिए, अभी नहीं करनी चाहिए। फिर वो कह रहे हैं इसमें वर्तमान सीमाओं का तथा प्रांतीय अधिकारियों के अधिकारों पर चर्चा की गई है। इसमें अवशिष्ट अधिकारों का, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का और बुनियादी हकों का जिक्र किया गया। आप इसमें बहुत सारी बातों की चर्चा कर रहे हो। अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार होंगे उसकी चर्चा कर रहे हो, भारत की सीमाएं क्या होगी उसकी चर्चा कर रहे हो, राज्य के अधिकार क्या होंगे उस पर चर्चा कर रहे हो। ये सब बुनियादी बातें अभी तय मत करो। वो कह रहे हैं ये सारी बातें संविधान की बुनियादी बातें। मेरा कहना है, अब वो क्या कह रहे हैं, मेरा कहना है कैबिनेट मिशन ने 16 मई के वक्तव्य में इस प्रारंभिक बैठक की जो अधिकार सीमा निर्धारित की और जो आप कर रहे हो उसके बीच में कोई मेल नहीं है। वो कह रहे हैं 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने हमारी संविधान सभा की जो सीमाएं तय की है और प्रारंभिक बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी वो जो तय किया है और आप जो कर रहे हो उसके बीच में कोई मेल नहीं है, इसलिए आप बुनियादी बातों पर चर्चा नहीं कर सकते, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे दो अन्य साथी मुस्लिम लीग और देसी रियासतें भी अभी शामिल नहीं हुई है। मुस्लिम लीग के लोग नहीं आए हैं अभी तक, देसी रियासतों के लोग नहीं आए हैं, तो आप इन सब बातों को कैसे तय कर सकते हो? राज्यों के कितने अधिकार होंगे, देसी रियासतों के बिना आप कैसे तय कर सकते हो? अल्पसंख्यकों के कैसे कितने अधिकार होंगे, आप मुस्लिम लीग के बिना कैसे तय कर सकते हो? ये सब जयकर साहब कह रहे हैं, मेरी बात नहीं है। फिलहाल इस प्रारंभिक बैठक में हमारा कार्य साफ साफ शब्दों में सीमित रखा गया। मैं वक्तव्य के इन शब्दों को अपने पढ़कर सुना देता हूं। कैबिनेट मिशन ने क्या कहा उसको मैं पढ़कर सुना देता हूं, ऐसा जयकर साहब कह रहे हैं, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है। इसमें संविधान की बुनियादी बातों को रखने या स्वीकार करने की बात शामिल नहीं है। इसके लिए तो हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है। सभापति महोदय, निसंदेह जैसा आपने फरमाया है ठीक फरमाया है, यह सभा सर्व सत्ता संपन्न है, पर कैबिनेट मिशन के वक्तव्य से इस सभा की उत्पत्ति और उस वक्तव्य द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर ही हमारी सत्ता है। अब वो जयकर साहब कह रहे हैं कि सभापति महोदय, आपने कहा और भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि संविधान सभा सर्व सत्ता संपन्न है, अर्थात संविधान सभा अपने हिसाब से कुछ भी कर सकती है। लेकिन जयकर साहब कह रहे नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। इस संविधान सभा की उत्पत्ति कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुई है और कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा सर्व सत्ता संपन्न नहीं है, इसलिए हमको इन सब बुनियादी बातों को प्रारंभिक अवस्था में करने का अधिकार नहीं है। बिना पारस्परिक समझौते के हम उन सीमाओं के बाहर नहीं जा सकते। चूंकि अन्य दो दल अनुपस्थित हैं, समझौते की बात सोची भी नहीं जा सकती। वो दो दल पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे, दो दल का मतलब एक देसी रियासत है और दूसरा मुस्लिम लीग। ये दो ग्रुप जब अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में हम उनके बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकते, ऐसा वह कह रहे हैं। फिर जैसे वो बोल रहे होते हैं, इसी बीच में एक संविधान सभा के सदस्य है बंगाल से, जो कि जनरल है, नाम है किरण शंकर राय, वो बीच में बोल पड़ते हैं। वो क्या बोलते हैं, सभापति महोदय,
एक नियम संबंधी आपत्ति है मुझे। मैं ये जानना चाहता हूं कि जयकर साहब नियम संबंधी आपत्ति उठा रहे हैं या कोई संशोधन पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो जयकर साहब जो बोल रहे हैं वो कोई संशोधन पेश कर रहे हैं कि नियम संबंधी कुछ आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं। क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, कौन सा प्रस्ताव रखना है, इस पर आपत्ति है या वो खुद संशोधन रख रहे हैं। तो सभापति बोलते हैं, मेरी समझ में डॉक्टर जयकर ने कहा है कि वे नियम संबंधी आपत्ति नहीं पेश कर रहे हैं, बल्कि वे ये बतला रहे हैं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है। फिर इसी बीच में बी पटाभी सीतारमैया जो कि मद्रास से है, वो भी बोलते हैं, सभापति जी क्या वे प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने का कोई प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। मैं तो यही समझता हूं। तो फिर पटाभी सीतारमैया बोल रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव में संशोधन करना चाहते हैं या फिर उस उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा को स्थगित करना चाहते हैं, वो क्या चाह रहे हैं, ऐसा पटाभी सीतारमैया पूछ रहे हैं। सभापति बोल रहे हैं, मैं नहीं समझता कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने का वे कोई प्रस्ताव रख रहे हैं। वे चाहते हैं कि प्रस्ताव पर विचार हो, पर इस प्रस्ताव पर अभी यहां विचार करना ठीक है या नहीं है, वो इस पर प्रश्न उठा रहे हैं। सभापति जी कह रहे हैं कि मैं नहीं सोचता हूं कि जयकर साहब प्रस्ताव को स्थगित करने की बात कह रहे हैं। शायद वो ये कह रहे हैं कि प्रस्ताव में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है वो चर्चा अभी करना जरूरी है या नहीं है, वो इस प्रकार का प्रश्न उठा रहे हैं। फिर पटाभी सीतारमैया फिर बोलते हैं वापस, सभापति महोदय मैं ससम्मान ये बताना चाहता हूं कि वे नहीं चाहते हैं कि हम इस विषय पर अपना विचार करना जारी रखें। वो कह रहे हैं, नहीं नहीं सर, सभापति महोदय जयकर साहब तो ये चाहते हैं कि इस प्रस्ताव पर हम क्या कर लें, चर्चा को स्थगित कर लें। वे नहीं चाहते हैं कि हम इस विषय पर विचार करना जारी रखें। ये बात तो उनके संशोधनों के शब्दों से स्पष्ट है। जनाब, मैं उनके शब्दों की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने क्या संशोधन रखा है। वो संशोधन थोड़ी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि इस पर चर्चा ही बंद कर दीजिए, उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा ही मत कीजिए, ऐसा पटाभी सीतारमैया कह रहे हैं। फिर मोहनलाल सक्सेना साहब खड़े होते हैं जो कि संयुक्त प्रांत से है, वो भी जनरल के। वो कह रहे हैं, सभापति जी मुझे भी एक नियम संबंधी आपत्ति है। विधानसभा जो राज्यों की जो विधानसभा है, विधानसभा के नियमानुसार संशोधन पेश करने वाले सदस्य को अपना भाषण प्रारंभ करने से पहले संशोधन उपस्थित करना होता है। वाह, वो कह रहे हैं साहब हमने भी राज्यों की विधानसभा में काम किया है, थोड़ा बहुत तो हम भी जानते हैं। कोई भी व्यक्ति पहले प्रस्ताव पेश करेगा और प्रस्ताव पेश करने के बाद में अपना स्टेटमेंट देगा, और जयकर साहब जो है पहले स्टेटमेंट दे रहे हैं और अभी तक अपना प्रस्ताव तो पेश ही नहीं किया है विधानसभा में, ऐसा मोहनलाल सक्सेना जी कह रहे हैं। तो फिर एमआर जयकर साहब क्या बोल रहे हैं वो जरा सुनिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं संशोधन पढ़ देता हूं भाई, क्या दिक्कत है। मैं तो चंद मिनटों में अपनी बात कहकर आपका समय बचाना चाह रहा था, पर अब तुम चाह रहे हो कि प्रस्ताव रखूं। लो प्रस्ताव। अब वो प्रस्ताव क्या है जरा सुनिएगा। वो उद्देश्य मूलक प्रस्ताव में जो संशोधन प्रस्ताव रख रहे हैं हूबहू आपके सामने रख रहे हैं, जरा देखिएगा। यह सभा अपने दृढ़ और गंभीर निश्चय घोषित करती है कि भारत के भावी शासन के लिए जो संविधान ये बनाएगी वह एक स्वतंत्र गणतांत्रिक सत्ता संपन्न राज्य का संविधान होगा, परंतु ऐसा संविधान बनाने में मुस्लिम लीग और देशी रियासतों का सहयोग पाने तथा इस तरह अपने निश्चय को और उग्र बनाने के उद्देश्य से सभा इस प्रश्न पर और आगे विचार करने के लिए स्थगित की जाती है, ताकि उपरोक्त दोनों संगठनों के प्रतिनिधि यदि चाहें इस सभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सके। सभापति महोदय के सामने एमआर जयकर साहब ने अपना संशोधन प्रस्ताव रखा। क्या वो कह रहे हैं कि इस प्रकार का संशोधन प्रस्ताव पारित किया जाए। किस प्रकार का? कि यह सभा निश्चय करती है क्या कि भारत के संविधान को हम गणतांत्रिक बनाएंगे, सर्वसत्ता संपन्न संविधान बनाएंगे, लेकिन इन सब मुद्दों पर चर्चा कब की जाएगी? जब मुस्लिम लीग और देशी रियासतें आ जाएगी। जब तक नहीं आएगी तब तक बैठक स्थगित की जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं संक्षेप में मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि इस प्रस्ताव पर और विचार आगे के लिए स्थगित रखा जाए, उस वक्त के लिए स्थगित रखा जाए जब संविधान बने, जिस समय यह आशा की जाती है कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतें दोनों मौजूद होगी। जयकर साहब ने साफ कर दिया कि जब तक मुस्लिम लीग और देशी रियासतें नहीं आती है तब तक के लिए इस प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित की जाए। फिर वो आगे क्या कहते हैं, इस प्रारंभिक बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर करने से
सभा के मार्ग में जो कानूनी कठिनाइयां हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूं। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो इससे कई सारी कानूनी कठिनाइयां खड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो देखिए। इसलिए जो मैं बात कहना चाहता हूं वह यह है, इस प्रारंभिक बैठक में काम को अंजाम देने के लिए हमारा अधिकार सीमित है। हमारे पास पावर ही नहीं है कि प्रारंभिक बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। इस संदर्भ में हमारी सीमाएं हैं। साफ साफ शब्दों में हमारे अधिकारों को सीमित रखा गया है और हमने इन सीमाओं को, इन पाबंदियों को मंजूर कर लिया है। तो इस सभा को यह अधिकार नहीं है कि वह इस समय संविधान संबंधी कोई सिद्धांत पास करे। जब वो कह रहे कि हमने इन सीमाओं को स्वीकार कर लिया तो संविधान सभा को कोई अधिकार नहीं है कि वो संविधान के संदर्भ में बुनियादी बातों को इसी स्थिति में स्वीकार कर ले। वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में वो कैबिनेट मिशन के विभिन्न जो वक्तव्य है, स्टेटमेंट जो है, उनकी धाराओं का उल्लेख करते हैं कि किस धारा में क्या लिखा हुआ है और संविधान सभा क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। जब ये सारी बातें वो एम.आर. जयकर साहब रखते हैं तो फिर इसके बाद में बात आगे बढ़ती हुई कहां तक जाती है जरा लिखिएगा, जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं कि प्रारंभिक बैठक के संदर्भ में कैबिनेट मिशन योजना में क्या लिखा है जरा देखिएगा। एक प्रारंभिक बैठक होगी जिसमें कार्यक्रम की सूची निश्चित की जाएगी, सभापति और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा, नागरिकों के, अल्पसंख्यकों के, ट्राइबल यानी कबीले वालों के तथा पृथक क्षेत्रों के बासिंदों के अधिकारों पर विचार करने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी। मैं समझता हूं शीघ्र ही ऐसा हो जाएगा। इसको छोड़कर संविधान के सिद्धांतों को या उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने के संदर्भ में एक भी शब्द नहीं कहा गया। वो कह रहे हैं कि कैबिनेट मिशन योजना को जब मैं देखता हूं तो संविधान सभा की पहली बैठकों के संदर्भ में क्या लिखा हुआ है, पहले सत्र के बारे में क्या लिखा हुआ है कि संविधान सभा गठित होगी, वे अपने सभापति का चुनाव करेंगे, बस ये सब कुछ लिखा हुआ है। आप बुनियादी बातों को अभी से तय कर लेते हो, इसका तो आपको अधिकार ही नहीं है। आपकी इस संदर्भ में सीमा है जो समझनी चाहिए आपको, ऐसा वो कह रहे हैं। अब के संतानम बीच में खड़े होंगे। सभापति महोदय, मुझे एक वैधानिक आपत्ति है। यदि माननीय सदस्य का तर्क यही है, अब सुनना, यदि माननीय सदस्य का तर्क यही है तो उनके संशोधन का प्रथम वाक्य भी इस सभा के अधिकार के बाहर है, जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू का मूल प्रस्ताव। वो कह रहे हैं कि संतानम साहब कि जयकर साहब ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसमें भी तो वही प्रॉब्लम है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मूल प्रस्ताव में। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मूल प्रस्ताव में कुछ बातें रखना चाहते हैं और एम.आर. जयकर साहब उसमें संशोधन करना चाहते हैं। और संशोधन करते हुए जो पहला सेंटेंस वो अपने प्रस्ताव में रख रहे हैं, वो सेंटेंस मैं आपको पहले बता रहा हूं, जरा देखना, वापस बता रहा हूं। वो क्या कह रहे हैं, ये वापस लेके आया हूं। ये सभा अपना दृढ़ और गंभीर निश्चय घोषित करती है कि भारत के भावी शासन के लिए जो संविधान बनाएगी वह एक स्वतंत्र, गणतांत्रिक और सत्ता संपन्न राज्य का विधान होगा। संतानम सब कह रहे हैं, भाई साहब एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का मूल प्रस्ताव गलत है, तो फिर आपका प्रस्ताव कौन सा सही है? अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव इसलिए गलत है क्योंकि सभा को कुछ अधिकार नहीं है, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि यह सभा सुदृढ़ संकल्प पारित कर दिए? आप ऐसा कह ही नहीं सकते। आपका प्रस्ताव भी मूलतः गलत है। वो ऐसा कह रहे हैं के संतानम साहब। आगे बढ़ता हूं मैं। के संतानम साहब के प्रस्ताव, के संतानम साहब ने जब ऐसा कहा तब एम.आर. जयकर साहब क्या कह रहे हैं, मुझे दूर से सुनने में कठिनाई होती है। वो क्या कह रहे हैं, आप थोड़े दूर खड़े हो और दूर से सुनने में मुझे कठिनाई महसूस होती है, इसलिए यह सुविधाजनक होगा कि अगर मेरा भाषण समाप्त हो जाने पर आप मंच पर आकर अपनी आपत्तियां प्रकट करें। दूर से बोल रहे हो कि नेहरू जी के प्रस्ताव में ये होता है, उसमें ये होता है, दूर से मत बोलो, मेरा भाषण पहले समाप्त करने दो, मेरा भाषण समाप्त हो जाए, फिर आप मंच पर आ जाना और आपको जो जो आपत्ति है वो प्रकट कर देना। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बजाय इसके कि सदस्य अभी मेरे भाषण में हस्तक्षेप करें। मैं ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूं, पर अगर आप बीच बीच में हस्तक्षेप करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। यह ज्यादा अच्छा होगा कि मेरे स्टेटमेंट जो भी आपत्ति हो उसे मेरा भाषण समाप्त होने पर यहां आकर मंच पर व्यक्त करें, और यदि मुझे मौका दिया गया तो उसका जवाब दूंगा। मेरा कथन है, चाहे वो गलत हो या सही, प्रारंभिक बैठक के अधिकार उन्हीं बातों तक सीमित है। वो कह रहे यार बात तो रखने दो मुझे, आपको जो भी आपत्ति है मेरा स्टेटमेंट खत्म करने दो, फिर आके मंच पर बोलना, वहां पीछे बैठकर क्या बोल रहे हो। अब थोड़ा डिस्टर्ब हो गया संविधान सभा। सभापति कह रहे शांति शांति शांति, ऑर्डर ऑर्डर। श्री संतानम आपकी क्या आपत्ति है? संतानम जी आपकी आपत्ति क्या है? तो संतानम साहब खड़े हो रहे, वो कह रहे मेरी वैधानिक आपत्ति यह है कि यदि माननीय सदस्य का तर्क सही है तो उनके संशोधन का प्रथम वाक्य इस सभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
देखिए, ये कानून विज्ञों की लड़ाई है, ये संविधान विज्ञों की लड़ाई है, ये विधि के जानकारों की लड़ाई है। वो कह रहे हैं कि जयकर साहब कह रहे हैं कि पंडित नेहरू के प्रस्ताव में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि संविधान सभा को कोई अधिकार नहीं है। तो अगर संविधान सभा को अधिकार नहीं है तो भाई साहब आपके खुद के प्रस्ताव में ये क्यों लिखा हुआ है कि हम दृढ़ संकल्प होकर कहते हैं कि हमारा संविधान सर्वसत्ता संपन्न होगा? आप में भी यही प्रॉब्लम है। ये मेरी वैधानिक आपत्ति है। आप समझ रहे हैं? इन लोगों की देखिएगा, इनके ज्ञान देखिए और तर्क और उनके वितर्क देखिएगा। फिर सभापति जी कह रहे हैं, सभापति जी क्या नहीं रहे, सभापति जी ऐसे खड़े हैं, बैठे हैं, तो वो जयकर साहब की ओर ऐसे मुड़ते हैं। क्या कह रहे हैं सभापति? डॉक्टर जय की ओर मुड़कर श्री संतानम का कहना है कि आपके संशोधन का पहला वाक्य आप ही के तर्क के अनुसार नियम से बाहर है। आपके तर्क को अगर मान लिया जाए तो आपके तर्क के अनुसार आपका जो पहला वाक्य वही गलत है। अब जयकर साहब क्या बोल रहे हैं? वो खुद फेडरल कोर्ट के जज रहे हैं भाई। वो क्या बोल रहे हैं? यदि आपकी ये राय है तो ये हटा देता हूं। अगर आपको मेरे उस पहले कथन से प्रॉब्लम है तो मैं इसको हटा देता हूं। मैं इसके लिए राजी हूं। इस विचार के खिलाफ बहस करने में मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता। अगर आपको पहले कथन से ही प्रॉब्लम है तो मैं इसे हटा देता हूं। इस पर बात करने के लिए मैं सभा का समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं। यदि जरूरत है तो मैं इस हिस्से को हटा देने के लिए और बाकी को रखने के लिए तैयार हूं। मेरे मतलब के लिए इतना काफी है, ऐसा जयकर साहब कह रहे हैं। फिर पटाभी सीतारमैया। अब पटाभी सीतारमैया क्या कह रहे हैं देखना। पटाभी सीतारमैया बोल रहे हैं, इसलिए तो मैंने पहले कहा था कि इस व्यक्ति का आइडिया प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने का है। और आप सभापति जी आपने क्या कहा था? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करना चाह रहे। मैंने तो पहले कहा था कि आदमी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा कराना ही नहीं चाहता। मैंने तो कहा था आपको। सभापति जी, वस्तुतः इससे एक कठिनाई पैदा हो जाती है कि कैबिनेट मिशन के वक्तव्य के अनुसार आपके संशोधन का पहला हिस्सा इसे एक संशोधन बताता है। यदि आपका तर्क सही है और यह हटा दिया जाता है तो नतीजा यह होता है कि आपका संशोधन सभा को स्थगित करने का एक प्रस्ताव बन जाता है। ऐसा मैं समझा हूं। सभापति जी ऐसा कह रहे हैं। फिर जयकर साहब वापस बोलते हैं, अगर एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाए कि आप इसे स्थगित रखने का प्रस्ताव मानते हैं तो क्या मैं इसे फिलहाल पेश नहीं कर सकता? अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं उद्देश्य प्रस्ताव को स्थगित करने के लिए प्रस्ताव रख रहा हूं और एक क्षण के लिए मैं मान भी लेता हूं कि ऐसा ही है, तो क्या आप मुझे रखने नहीं देंगे क्या? अब जरा सोचिए, अब क्या होगा संविधान सभा में? तो आप मुझे क्या स्थगित रखने नहीं देंगे? यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिस पर औचित्य या श्रेष्ठता के ख्याल से और अन्य संशोधनों से पहले विचार करना चाहिए। इसलिए माना कि आप इसे स्थगित करने का प्रस्ताव मानते हैं, फिर भी इस पर अभी विचार करने के लिए मैं जोर दूंगा। आप अगर इसे स्थगित करने का प्रस्ताव मान रहे हैं तो भी मैं इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए जोर दूंगा आपको। फिर सभापति जी क्या कह रहे हैं? इस मामले में मैं सभा के सदस्यों की सहायता चाहता हूं। अरे यार, मैं अब कंफ्यूज हो गया हूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो इसलिए मेरी मदद कीजिए। मैं सभा के सदस्यों से सहायता चाहता हूं। कठिनाई यह है कि यदि कानूनी दृष्टि से डॉक्टर जयकर का तर्क सही है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव नियम के बाहर है। यह प्रश्न उसी समय उठाना चाहिए था जब यह प्रस्ताव पेश हुआ था, परंतु इस समय मैं ये नहीं समझता कि ये आपत्ति उठाई जा सकती है। इसलिए हम लोग प्रस्ताव और संशोधन दोनों को ही नियम के अनुकूल मानते हैं और उस पर विचार जारी करना जारी रखते हैं। अब सभापति जी ने निर्णय लिया कि नहीं, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आपका प्रस्ताव भी सही है और चर्चा भी हम करना चाहते हैं। और अगर आपको आपत्ति थी तो उस समय आपत्ति करनी चाहिए थी जब नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा। अब क्यों कर रहे हो? अब खैर जो भी हुआ, चलो चर्चा करते हैं आगे। जयकर साहब बोलते हैं, तब क्या कानूनी प्रश्न बोलकर मैं इस पर जोर दे सकता हूं? सभापति जी कह रहे हैं कानूनी प्रश्न नहीं उठाना है, केवल गुण और अवगुण पर बात करनी है। जयकर साहब, सभापति जी मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि इस समय संविधान की बुनियादी बातों पर न तो विचार किया जा सकता है और न ही इसे मंजूर किया जा सकता है। अब देखिए साथियों, क्यों मंजूर नहीं किया जा सकता? ना तो इस पर विचार किया जा सकता, न ही इसे मंजूर किया जा सकता। याद है आपको 14 दिसंबर को जब संविधान सभा की बैठक नहीं हुई थी तब भी हमने चर्चा की थी और आप लोगों को बताया कि ब्रिटिश भारत को 3 भागों में बांटा गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। याद है आप लोगों को? याद है ना? बिल्कुल, थैंक यू। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब वो एमआर जयकर साहब एक और लॉजिक कहते हैं कि सेक्शन ए, बी और सी बन गया क्या आपके? सेक्शन ए, बी, सी बना ही नहीं तो आप कैसे कह रहे हो कि भारत एक यूनियन होगा, भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र होगा? आप पहले सेक्शन तो बनाए नहीं, वो यही आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं।
वो कह रहे हैं सेक्शन अभी बने नहीं है, सेक्शन की बैठक मार्च अप्रैल 1947 में होगी। वो कह रहे हैं मैं समझता हूं कि ये सेक्शन आगामी मार्च या अप्रैल में बैठेंगे। तो फिर अभी हम क्यों उन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर चर्चा सेक्शन को करनी है? मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये पहले अपना अपना संविधान बनाएंगे। जरा सुनिएगा, सेक्शन ए अपना संविधान बनाएगा, सेक्शन बी अपना संविधान बनाएगा, सेक्शन सी अपना संविधान बनेगा, ऐसे पहले हमारा विचार था। उन्होंने कहा जब पहले कुछ सेक्शन ही नहीं बने, वो कब बैठेंगे? मार्च अप्रैल में उनकी बैठकें होगी, कब वो अपना संविधान बनाएंगे? उससे पहले हम मूल बातों को अभी स्वीकार कर लेंगे तो फिर सेक्शन ए बी सी की बैठकों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ऐसा जयकर साहब कह रहे हैं। फिर एनवी गाडगिल साहब भी कुछ बोलते हैं और फिर जयकर साहब का स्टेटमेंट आगे और होता है। वो कह रहे हैं कि आप मेरा जो वाक्य है 4 और 6 को पढ़िए, उसका साफ साफ मतलब यह है कि प्रारंभिक बैठक में केवल चंद बातों पर ही विचार किया जाएगा और संविधान तय करने की बात तब आएगी जब हम लोग धारा 6 पर जाएंगे। कुछ धाराओं के बारे में वो उल्लेख कर रहे हैं एम.आर. जयकर साहब, और वो कह रहे हैं कि प्रारंभिक बैठकों में इन सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं की जा सकती है, ऐसा जयकर साहब का मानना है। इसी बीच में R.K. सिद्धवा जी, जो कि मध्य प्रांत और बरार के हैं, जनरल से हैं, वो अपनी एक आपत्ति दर्ज करवाते हैं। सभापति जी, एक वैधानिक आपत्ति की बात कहना चाहता हूं। डॉक्टर जयकर का संशोधन ये कहता है कि ये सभा इस प्रश्न पर और आगे विचार करने के लिए स्थगित रखती है ताकि उपरोक्त दोनों संगठनों के देशी रियासतों और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि यदि चाहें इस सभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सके। फिर वो कह रहा है कि साहब मुझे इस पर आपत्ति है जो जयकर साहब ने रखा है, वह मौका अभी आया नहीं है, इसलिए यह आपत्ति देशी रियासतों का बारे में बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि जयकर साहब कह रहे हैं कि यह सभा तब तक के लिए स्थगित की जाती है और साथ ही साथ इस उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार तब तक के लिए स्थगित किया जाता है जब तक कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के प्रतिनिधि नहीं आ जाए। वो कह रहे हैं भाई साहब देशी रियासतों के प्रतिनिधि अभी कहां से आएंगे? अभी तो दिसंबर 1946 चल रहा है, अभी देशी रियासतों के प्रतिनिधि आएंगे कहां से? अभी तो उनका भविष्य तय नहीं हुआ है। हाँ, मुस्लिम लीग के बारे में जो आप बात कह रहे हो वो ठीक है, उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया। देशी रियासतों ने बैठक का बहिष्कार थोड़ी किया है, ध्यान रखना, देशी रियासतों ने बैठक का बहिष्कार नहीं किया है। देशी रियासतों का तो अभी तय नहीं हुआ है कि संविधान सभा में उनकी ओर से प्रतिनिधि कौन आएगा। बात को समझ रहे हैं? ये ध्यान रखना, बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया, आए कौन? नहीं, देशी रियासतों के प्रतिनिधि नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि देशी रियासतों से कौन आएगा ये अभी तय नहीं हुआ था। सभापति जी कह रहे हैं ये वैधानिक आपत्ति नहीं है, बल्कि जो कुछ कहा गया उसके विरुद्ध एक तर्क है। सभापति जी कहेंगे आप इतनी टेंशन मत लो यार, ये कोई आपत्ति नहीं, ये तो एक तर्क है। एम.आर. जयकर साहब, सर अब मैं अपनी बात बोल दूं क्या? ऐसा वो कह रहे हैं। सभापति आप प्लीज प्लीज बोलिए। जयकर साहब, जिस बात पर मैं जोर दे रहा हूं वह यह है, यह संविधान सभा अपनी आज की सूरत में मुकम्मल नहीं है। 2 संगठन यहां अनुपस्थित है, देशी रियासतें अनुपस्थित है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि वे इस समय यहां शरीक हो नहीं सकती। यह है असली स्थिति। रियासतों ने अपनी नेगोशिएटिंग कमेटी बना ली है, पर हमने अभी तक नेगोशिएटिंग कमेटी नहीं बनाई है। जब हम उसे बना लेंगे तो दोनों कमेटियां बैठेगी, योजना के अनुसार देशी रियासतें शामिल होगी उसमें, ऐसा जयकर साहब कह रहे हैं। देशी रियासतों से बातचीत करने के लिए एक समझौता समिति बनेगी। देशी रियासतों ने अपनी समिति बना ली है, हम लोगों ने अपनी समिति बनाई नहीं है। जब बनेगी तो दोनों का विचार विमर्श होगा, किन शर्तों के आधार पर देशी रियासतें यहां आएगी, ये अभी समय की बात है, ऐसा जयकर साहब कहना चाहते हैं। 2 बातें ऐसी है जिन पर टिप्पणी करना जरूरी है, एक तो मत देने की बात और दूसरा सेक्शन में शामिल होने की बात। मैं समझता हूं यह प्रश्न अब फेडरल कोर्ट के पास जाएगा। सेक्शंस किस तरह से भारत में शामिल किए जाएंगे और किस तरह से उन्हें वोट देने का अधिकार होगा, इसके ऊपर बात करनी जरूरी है और मैं समझता हूं कि यह सारा मामला फेडरल कोर्ट के पास जाएगा, ऐसा एम.आर. जयकर साहब कहना चाहते हैं। अब देखिए, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल आएंगे बीच में। पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की एंट्री हो रही है। किस तरह से एंट्री हो रही है पटेल साहब की, वो जरा देखिएगा, वो क्या कह रहे हैं। पटेल साहब, सभापति महोदय, क्या माननीय सदस्य, अब वो क्या हो रहा है एक्चुअली में, एम.आर. जयकर साहब कैबिनेट मिशन ने जो कुछ कहा, ब्रिटेन की महारानी की ओर से जो कुछ कहा, उसके तर्क दे रहे हैं, तो सरदार पटेल साहब को गुस्सा आ जाएगा। वो खड़े होंगे और खड़े होकर कहेंगे, सभापति महोदय, क्या माननीय सदस्य जो है वो ब्रिटिश सम्राट की बात को कहने के लिए यहां आए हैं क्या?
वो क्या कह रहे हैं? सभापति महोदय, क्या माननीय सदस्य सम्राट की सरकार द्वारा निर्धारित नीति की व्याख्या करने के लिए आए हैं? वे सारी तथाकथित रियायतें जिनका जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं व्हाइट पेपर में या योजना में नहीं है, ये तो लीग को ऊपर से दी जा रही है। मुस्लिम लीग को जो छूट दी जा रही है या मुस्लिम लीग के लिए जो कुछ भी कहा जा रहा है वो ब्रिटिश सम्राट कह रहा है। आपको यहां पर बातें रखने की कहां जरूरत है? वो हमारे इस योजना में कहीं पर भी शामिल नहीं है। ऐसा सरदार पटेल साहब को गुस्सा आ जाता है। हमने उन्हें नहीं मंजूर किया है और सभा 16 मई के वक्तव्य में किसी परिवर्तन और वर्दी को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, हम तो उसी सेंटेंस को मानेंगे, उसी बात को मानेंगे जो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कहा गया। 16 मई से लगाकर 9 दिसंबर 1946 के बीच में ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सम्राट ने जो कुछ भी कहा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारी तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा बन गई, दैट्स ऑल। क्या कह रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल? और उसके बाद में संविधान सभा में जोरदार तालियां बजती है, वो जरा देखिए, मैं वापस बता रहा हूं। वो कह रहे हैं वे सारी तथाकथित रियायतें, मुस्लिम लीग को लगातार रियायतें दे रही थी ब्रिटिश सरकार कि चिंता मत करो, इनको संविधान बनाने दो, हम संविधान को मान्यता नहीं देंगे अगर आप लोग नहीं जाओगे। तो वो क्या कह रहे हैं? ये सारी तथाकथित रियायतें जिनका जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं व्हाइट पेपर में नहीं है, ये तो लीग को ऊपर से दी जा रही है, हमने उन्हें मंजूर नहीं किया है। और यह सभा 16 मई के वक्तव्य में और किसी भी प्रकार का परिवर्तन या वृद्धि को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ हुआ 16 मई को हो गया। 16 मई और 9 दिसंबर से पहले इसके बीच में ब्रिटिश सम्राट और सरकार ने मुस्लिम लीग को जो रियायतें दी है उन रियायतों से हमें कोई मतलब नहीं है। हम उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या वृद्धि किसी भी हालत में मंजूर नहीं करेंगे। कोष्टक में लिखा हुआ हर्ष ध्वनि संविधान सभा के कई सदस्यों ने इस बात पर खुशी व्यक्त की। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एंट्री किस तरह से आक्रामक अंदाज में हो रही है, पहला सेंटेंस आपके सामने रख दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का। फिर देखिए एम.आर. जयकर साहब कुछ बोल रहे हैं। एम.आर. जयकर साहब बोल रहे हैं तो उसके लिए चाय पीनी जरूरी है। मैं तो केवल आपकी कठिनाइयों को बता रहा हूं यार। एम.आर. जयकर साहब कह रहे हैं मैं तो आपकी केवल कठिनाइयों को बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मूल योजना में कोई वृद्धि मंजूर करें। मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि मुस्लिम लीग को क्या क्या नई रियायतें मिली है जिससे आपके मार्ग में कठिनाई पैदा हो रही, मैं तो उनको बता रहा हूं और आप मुझे ही कह रहे हैं। और इसके लिए क्यों आपको इस पर विचार बंद रख देना चाहिए, ऐसा एम.आर. जयकर साहब कह रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं? जनाब, अगर संविधान निर्माण में मुस्लिम शरीका संप्रदाय शामिल नहीं होता है तो उसका क्या परिणाम होगा? सर स्टफर्ड क्रिप्स, जिसने देश के अनुच्छिक भाग, उसकी भी स्वयं व्याख्या कर दी है। एक्चुअली में सर स्टफर्ड क्रिप्स ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि देश का अनिच्छुक भाग मतलब कोई ऐसा संप्रदाय जो संविधान निर्माण का विरोध करता है तो हम उस संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे। तो यार मैं तो आपको मुस्लिम लीग को जो रियायतें मिल रही है उसकी बात कर रहा हूं और आप मुझे ही कह रहे। उनका कहना इन शब्दों का मतलब है भारत के उस भाग, सुन लीजिएगा, भारत के उस भाग से जहां मुसलमानों का बाहुल्य है, यदि मुस्लिम संप्रदाय की अनुपस्थिति में आप संविधान बनाएंगे तो वह हिंदुस्तान के उन भागों पर जहां के लोग उसे मंजूर नहीं करते जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा। ऐसा जयकर साहब कह रहे हैं कि भाई क्रिप्स साहब क्या कह रहे हैं कि अगर मुसलमान संविधान को स्वीकार नहीं करते तो जबरदस्ती उस भाग पर संविधान लागू नहीं किया जाएगा जहां पर मुसलमान अधिक संख्या में रहते हैं। आप जरा कल्पना कीजिए, क्या ऐसा संविधान बन सकता है क्या कि पूरे देश के लिए एक संविधान हो और कुछ हिस्सों के लिए अलग संविधान हो? एम.आर. जयकर साहब ऐसा संकेत कह रहे हैं। मैं नहीं जानता इस व्यवस्था से कोई दूसरा संप्रदाय भी लाभान्वित हो सकता है। यह ऐसा मसला है जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक हो जाता है, पर इतना निश्चित है और हाउस ऑफ कॉमन्स की बहस में सर स्टफर्ड क्रिप्स ने साफ साफ शब्दों में यह कहा था, ऐसा संविधान जिसके निर्माण में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं है, देश के उन भागों पर जबरदस्ती नहीं लादा जाएगा जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है अर्थात वे यहां अनुपस्थित है। जयकर साहब कह रहे हैं कि यार ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है, ब्रिटेन की जो संसद है, उसमें क्या चर्चा चल रही है, उस चर्चा पे भी ध्यान दीजिए। वहां सर स्टफर्ड क्रिप्स जो आपके कैबिनेट मिशन में शामिल थे, वो क्रिप्स कह रहे हैं कि अगर मुसलमान
संविधान निर्माण में शामिल नहीं है और फिर भी संविधान बनाकर उनके ऊपर लागू किया गया तो उनके ऊपर लागू नहीं होगा भाई साहब, वो अनुपस्थित है, आप इस बात पर समझ ही नहीं रहे, ऐसा जयकर साहब कह रहे हैं। फिर देखिएगा, मूल योजना में इस वृद्धि पर इंग्लैंड में एक विशेष विचारधारा के व्यक्तियों ने हर्ष प्रकट किया और इसका स्वागत किया। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं। मिस्टर चर्चिल ने कहा है कि हमारी लंबी यात्रा में ये एक महत्वपूर्ण मंजिल है। ये महत्वपूर्ण मंजिल है या खतरनाक मंजिल है, इसमें हमें कोई वास्ता नहीं। असलियत यह है कि फिलहाल मुसलमानों ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया। क्या बात कही है। जयकर साहब कह रहे हैं कि संसद में, ब्रिटेन की संसद में चर्चिल ने कहा है कि मुसलमानों के अधिकारों में जो वृद्धि की गई है वो इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मंजिल है। जयकर साहब कह रहे हैं यह महत्वपूर्ण मंजिल है या खतरनाक मंजिल है, इसका मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि मुसलमान यहां पर अनुपस्थित है, ऐसा जयकर साहब कह रहे हैं। इसलिए स्थिति यह है, यदि आपकी कार्यवाही में वे शामिल नहीं होते हैं चाहे किसी भी कारण से, तो आपके प्रयास व्यर्थ और असफल हो सकता है। भाई मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि वो किसी भी कारण से आपके साथ में नहीं आते हैं, आपकी कार्यवाही में शामिल नहीं है, तो आपके सारे प्रयास व्यर्थ हैं, असफल है, आप क्यों चर्चा कर रहे हो, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं इस प्रस्ताव में जो उन्होंने सुझाया, एम.आर. जयकर साहब ने जो रखा, इस प्रस्ताव में सुझाए हुए विधान पर अगर आप गौर करें तो मालूम होगा कि इसमें ऐसी बातें हैं जिनसे रियासतों और मुसलमानों का संबंध है। आप या गणतंत्र की चर्चा करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। वो कह रहा है कि मैंने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव का संबंध मुसलमानों से है, देशी रियासतों से है, और वे लोग यहां नहीं है। इसी बीच में सुरेश चंद्र बनर्जी बीच में बोलते हैं, क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। सभापति जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, अगर मुसलमान शामिल नहीं है होंगे तो हम कितनी देर तक उनका इंतजार करेंगे। अब सुरेश चंद्र बनर्जी को गुस्सा आ गया। वो कह रहे हैं कि कब से कह रहे हैं कि मुसलमान शामिल नहीं है, तो मुसलमान अगर शामिल नहीं है तो हम कब तक इंतजार करेंगे, हम कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे। वो कह रहे हैं हम कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे, वे आ सकते थे पर अपनी मर्जी से नहीं आए यार, हमने थोड़ी रोका है उनको। वे आ सकते थे, अपनी मर्जी से नहीं आए, हमने नहीं रोका उनको। सुरेश चंद्र बनर्जी बंगाल से है, जनरल है। एम.आर. जयकर साहब, ये कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है। सुरेश चंद्र जी को कहा ये कोई लीगल आपत्ति नहीं, आप चुप रहिए। आप सुरेश चंद्र जी, ये जानकारी डॉक्टर जयकर से मिलनी चाहिए भाई। डॉक्टर जयकर साहब इतनी देर से कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं है, तो बता दो भाई कब आएंगे वो। सभापति जी, ये एक तर्क है जिसे माननीय सदस्य अपनी बारी आने पर पेश कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके इस तर्क में दम है कि मुसलमान कब आएंगे, तो आपकी बारी आए जब रख देना भाई, अभी जयकर साहब को विचार व्यक्त करने दो। एम.आर. जयकर साहब, यदि माननीय सदस्य ने हस्तक्षेप नहीं किया होता और कुछ देर प्रतीक्षा करते तो मैं उनके इस प्रश्न का भी उत्तर दे देता। सुरेश चंद्र बनर्जी अगर बीच में नहीं बोलते, थोड़ा और वेट कर लेते, तो मैं आपके इस प्रश्न का भी जवाब दे देता। जयकर साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हाँ सभापति जी, परिणाम यह होगा कि यहां अनुपस्थित रहकर ही मुस्लिम लीग आपके समस्त प्रयासों को व्यर्थ कर सकते हैं। इसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई तो हो सकता है कि रियासतें भी शामिल नहीं हो। अब आएगा रोचक मोड़। वो कह रहे हैं जयकर साहब के भाई साहब, मुस्लिम लीग के लोग नहीं आए, हो सकता है कि रियासतों के लोग भी नहीं आए। अब आएगा मजा। उन्होंने एक से अधिक बार इस बात को स्पष्ट कर दिया है। हाउस ऑफ कॉमन्स में यह बात साफ तौर पर कही गई थी कि देशी रियासतें ऐसी संविधान सभा से कोई बातचीत नहीं चलाएगी जिसमें केवल एक दल के लोग हो, जिसमें केवल एक दल के लोग हो। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इस बात की चर्चा हुई कि देशी रियासतों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे उस संविधान सभा में कभी भी शामिल नहीं होंगी जिसमें एक दल के लोगों की बाहुल्य हो, ऐसा वो कह रहे हैं जयकर साहब। अतः यह बात स्पष्ट है कि यदि मुस्लिम लीग यहां अनुपस्थित रहना ही पसंद करे तो हम उसे अपने काम में ऐसा करने के लिए उत्तेजित करें, तो हो सकता है कि रियासतें भी शामिल नहीं। मुस्लिम लीग आ नहीं रही है और कुछ हम ऐसा और कर लेंगे कि वो और उत्तेजित हो जाए, तो हो सकता है कि देशी रियासतें भी नहीं आएगी, ऐसा जयकर साहब कह रहे हैं। अब आएंगे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। वो क्या कह रहे हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ये संयुक्त प्रांत से हैं, जनरल से। वो कह रहे हैं माननीय सदस्य,
ये बात कैसे कही कि हाउस ऑफ कॉमन्स में यह साफ तौर पर कहा गया कि यदि मुस्लिम लीग शामिल नहीं होगी तो रियासतें भी संविधान सभा में शामिल नहीं होगी? माननीय सदस्य, आपने ये कैसे कह दिया कि हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐसा कहा गया कि मुस्लिम लीग नहीं आएंगे तो देसी रियासतें भी नहीं आएगी? MR जयकर साहब, हाँ मैंने ऐसा कहा है, बिल्कुल कहा है। मैं नट थोड़ी रहा हूं। नटना मतलब समझते हो? नटना मारवाड़ी का शब्द, नटना मतलब मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। गोविंद वल्लभ पंत साहब, हाउस ऑफ कॉमन्स में कही हुई बात का आप जो अर्थ लगाते हैं उससे मेरा मतभेद है। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो बातें कही गई है उसका जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उससे मेरा मतभेद है, ऐसा पंडित गोविंद वल्लभ पंत कह रहे हैं। जयकर साहब कह रहे हैं मैं जो अर्थ समझता हूं आपके सामने रखता हूं, आप जो अर्थ समझते हैं वो आप भी रख दो। मैंने जो समझा वो मैंने आपके सामने रखा, आप जो समझ रहे हो वो भी आप मंच पर आकर रख दो। गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर जयकर को अब देखिए क्या हो रहा है। गोविंद वल्लभ पंत क्या कह रहे हैं? डॉक्टर जयकर को यह अधिकार नहीं है कि वे रियासतों के विचार को यहां व्यक्त करें। जब तक कि रियासतों के प्रतिनिधि या उनकी नेगोशिएटिंग कमेटी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर दे, जयकर साहब को देशी रियासतों की ओर से बोलने का कोई अधिकार नहीं है। गोविंद वल्लभ पंत साहब ऐसा कह रहे हैं। अब जयकर साहब क्या करें? मैं रियासतों का विचार यहां व्यक्त करने नहीं आया हूं, मैं तो यह कह रहा हूं कि हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या कहा गया। यदि मुस्लिम लीग शामिल नहीं होगी तो हो सकता है कि रियासतें भी शामिल ना हो। अनुमानत रियासतें ऐसी संविधान सभा से बातचीत करना नहीं पसंद करेगी जिसमें एक दल के ही लोग हो। यदि ऐसा हुआ तो क्या नतीजा हुआ? फिर बाधा आ गई, फिर संविधान सभा में जबरदस्त हो हल्ला हुआ। यहां लिखा हुआ कोष्ठक में बाधा। वो कह रहे हैं कि मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मुस्लिम लीग नहीं आई तो देशी रियासतें भी नहीं आएगी। और क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहां पर एक दल का क्या है? बहुमत है। इससे हंगामा हो गया, बाधा हुई। सभापति जी बोले मेरी समझ में यह अच्छा होगा कि हम लोग डॉक्टर जयकर को पहले बोलने दें। आप हंगामा मत करो, चुपचाप बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर। मेरी समझ में यह सबसे बेहतर है कि आप डॉक्टर जयकर को पहले बोलने दीजिए। अब डॉक्टर जयकर बोलते हैं क्या आप मुझे 20 मिनट तक अपनी बात नहीं कहने देंगे? मैं समझता हूं कि मेरे भाषण में छिद्र निकालने के लिए आपके पास पूरा एक सप्ताह पड़ा है। वो कह रहे मुझे बात तो रखने दो यार, क्या मुझे आप 20 मिनट भी नहीं सुनेंगे? मेरी बातों में अगर आपको छिद्र निकालना है तो पूरा आपके लिए एक सप्ताह पड़ा है, मुझे मेरी बात तो कहने दो। गोविंद वल्लभ पंत, आपके भाषण में दोष निकालने से भी अधिक आवश्यक काम मेरे पास है। कितनी रोचक बातें हो रही है। जयकर साहब कह रहे हैं कि यार तुम मुझे पहले बात रखने दो, फिर छिद्र निकालते रहना। गोविंद वल्लभ पंत साहब कह रहे हैं कि आपकी बातों में छिद्र निकालने के अलावा भी मेरे पास बहुत सारा काम है। ऐसा हम लोग भी आपस में बातचीत करते समय इसी तरह से बातचीत करते हैं कि मेरे पास यही थोड़ी काम है कि मैं तुम्हारे सब दिन गलतियां निकालता रहूं, मेरे पास और भी कई सारे काम है। आगे देखिएगा, जयकर साहब बोल रहे हैं अगर मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है तो बहुत संभव है कि रियासतें भी शामिल नहीं होगी। इसका क्या नतीजा होगा? वो कह रहे हैं अगर मुस्लिम लीग भी शामिल नहीं होगी, फिर देसी रियासतें भी शामिल नहीं होगी, तो फिर इसका नतीजा क्या होगा? इसके बारे में वो उल्लेख करते हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा सारा जो प्रयास है वो सब खत्म हो जाएगा। वो फिर आगे कह रहे हैं हमारा काम सफल हो सके इसके लिए जरूरी है। प्रस्तुत प्रस्ताव को पेश करते हुए पंडित नेहरू ने जो भाव व्यक्त किए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। वस्तुतः उन्होंने कहा कि हम लोग मुस्लिम लीग का सहयोग चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि पंडित नेहरू कह रहे हैं अपने प्रस्ताव में कि हम मुस्लिम लीग का सहयोग चाहते हैं, पर मुस्लिम लीग का सहयोग मिलेगा कैसे? आप पहले खुद ही ऐसे ऐसे प्रस्ताव पारित कर देंगे तो मुस्लिम लीग तो आएगी ही नहीं। वो किस लिए आएगी? वो कहेगी भाई आपने जब काम कर ही दिया तो फिर हमारा क्या काम है? ऐसा जयकर साहब कह रहे हैं। हमको अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। यद्यपि भूतकाल में उनकी ओर से हमें इसका कोई समुचित उत्तर नहीं मिला है। मैं नहीं समझता हूं कि मेरा तर्क और अच्छे शब्दों में रखा जा सकता है। यह साफ है कि संविधान बनाने का कोई काम आप कम से कम आगामी अप्रैल तक नहीं कर सकते हैं। जयकर साहब कह रहे हैं कि दिसंबर चल रहा है, आप संविधान बनाने का कोई भी काम आगामी अप्रैल तक मत करिए। अप्रैल तक आप रोक दीजिए इस काम को, क्योंकि अप्रैल तक बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। देसी रियासतों के साथ हमारी बातचीत स्पष्ट हो जाएगी, देसी रियासतें किस तरह से शामिल होगी ये बात स्पष्ट हो जाएगी। मुस्लिम लीग का भी 4-5 महीने का वक्त मिल जाएगा तो ये मालूम पड़ जाएगा कि अब उनका क्या दृष्टिकोण, आना है कि नहीं आना है, इसलिए इसको रोक दीजिए। फिर वो कह रहे हैं मैंने स्टेफर्ड क्रिप्स का वक्तव्य देखा है जो उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया। उन्होंने ये कहा, अब सुनिए, अब देखिए स्टेफर्ड क्रिप्स क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। उसमें उन्होंने कहा कि यह तय है कि यदि कांग्रेस में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत सक्रिय भूमिका में थे। क्या कह रहे हैं?
यदि कांग्रेस ने 6 दिसंबर के वक्तव्य को मंजूर किया तो मिस्टर जिन्ना हिंदुस्तान वापस जाने पर इस सवाल पर फैसला देने के लिए मुस्लिम लीग की बैठक बुलाएंगे। यह वक्तव्य हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने दिया गया था। जब आपको यह बात मालूम हो जाए कि मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव द्वारा यह तय कर लिया कि वह परिषद में शामिल नहीं होगी, तो आप विचार करें कि क्या किया जाए। उस हालत में एक बाधा तो दूर हो चुकी होगी, पर मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मुस्लिम लीग आएगी या नहीं आएगी। ये व्यवहारिक नहीं है। आज सवेरे मेरे एक मित्र आए और मुझसे बोले, डॉक्टर जयकर, कल तक तो मैं आपके प्रस्ताव के बिल्कुल पक्ष में था, पर अब मिस्टर जिन्ना की लंदन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बड़ा अंतर ला दिया है। मैंने पूछा, उससे क्या फर्क पड़ गया? जयकर साहब कह रहे हैं कि मुझे एक मेरा दोस्त आया और मुझे दोस्त ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे प्रस्ताव का पहले तो समर्थन करता था, लेकिन अब मैं समर्थन नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि अब तो मिस्टर जिन्ना का स्टेटमेंट आ गया और जिन्ना कह रहे हैं कि हम तो संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लेंगे, तो फिर इंतजार क्यों करना? वो कह रहे हैं, कौन? जयकर साहब, कि जिन्ना के स्टेटमेंट से क्या फर्क पड़ता है? जिन्ना का स्टेटमेंट आ गया कि हम भाग नहीं लेंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वो ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इससे क्या नुकसान है अगर हम तब तक के लिए इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित रख दें। कम से कम 20 जनवरी तक, यानी आज से करीब 4 सप्ताह तक तो आप कोई अहम काम मत करो, क्योंकि हम कोई अहम काम कर भी नहीं रहे। तो कम से कम ये उद्देश्य प्रस्ताव तो आगामी 20 जनवरी तक आप पारित मत कीजिएगा, ऐसा जयकर साहब कह रहे हैं। फिर वो बहुत सारी बात ये भी रख रहे हैं कि मेरी हर दलील का जवाब नहीं है, मेरा उद्देश्य संविधान सभा के प्रयास को असफल होने से बचाना है। आप प्रतीक्षा कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, कुछ हफ्तों तक रुक जाने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा जयकर साहब कह रहे हैं। कुछ हफ्ते रुक जाओ यार, क्या दिक्कत है, धीरे धीरे आगे बढ़ो ना। वैसे भी हम कोई बड़ा काम तो करने जा नहीं रहे, तो इस प्रकार के बुनियादी प्रस्ताव को पारित मत कीजिएगा। प्रस्ताव को इस अधिवेशन में पास करने की बजाय अगर आप इसे कुछ हफ्तों तक स्थगित रखते हैं तो इससे बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। यह सच है कि आप जनवरी के अंत तक बैठक तो स्थगित करने जा रहे हैं। भाई आप वैसे भी 2-4 दिन में बैठक को तो स्थगित करोगे और जनवरी में वापस मिलोगे, तो जनवरी में ही प्रस्ताव को पारित कर देना, तब तक कुछ बातें और क्लियर हो जाएगी। जयकर साहब ऐसा कह रहे हैं। आप कुछ और इंतजार क्यों नहीं करते जिससे मुस्लिम लीग का यहां आना कम कठिन नहीं हो जाए? अरे यार, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए ताकि मुस्लिम लीग के आने की संभावना तो रहे। आप कुछ ऐसा काम कर देंगे कि मुस्लिम लीग के लिए हमेशा ही दरवाजा बंद कर देंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए इस प्रस्ताव को क्या कर दीजिए, स्थगित कर दीजिए, और जनवरी में वैसे भी आप मिलने वाले हो तो उस दिनों तक के लिए तो आप स्थगित कर ही दीजिए। इस प्रकार की बात एम.आर. जयकर साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मुझे डर है कि मेरे इस विचार से आप में से बहुतेरे सज्जन असहमत होंगे। मुझे चेतावनी दी गई है कि आप अपने को बहुत ज्यादा अलोकप्रिय बना रहे हैं। मुझे यह चेतावनी दी गई है कि इन सब बातों से अपने आप को आप बहुत अलोकप्रिय बना रहे हैं। अब जयकर साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं, मैंने अपने मित्र को जवाब दिया कि मैं तो बचपन से ही अलोकप्रिय होने का शौकीन हूं, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बचपन से ही कुछ ऐसे काम करता हूं जिससे कि मैं अलोकप्रिय हो जाता हूं। कैसे, जरा देखिएगा। मैंने मेरे मित्र को जवाब दिया, बाल्यकाल से ही मुझे अप्रियता ही इनाम स्वरूप मिली है। मैं बहुत अप्रियता के बीच गुजरा हूं। जब मैंने स्वराज पार्टी स्थापित करने की मदद की तो बदनाम हुआ। जब मैं सहयोग पार्टी चलाई तब मैं बदनाम हुआ। जब मैं गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन गया तब बदनाम हुआ। मैं उस समय अप्रिय बना जब सन 1935 के कानून को पास करने में मैंने हाथ बटाया। क्या बात है। 1935 के अधिनियम के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि भारत का जो वर्तमान संविधान है वो 1935 के अधिनियम का प्रतिलिपि है, ऐसा कहा जाता है। कभी जवाब ढूंढा आपने? 1935 के अधिनियम को बनाने में भी हम लोगों का योगदान था। जयकर साहब क्या कह रहे हैं कि जब गोलमेज सम्मेलन में मैं शामिल होने के लिए लंदन गया तब भी मैं अलोकप्रिय बना। मैं उस समय अप्रिय बना जब सन 1935 के कानून को पास कराने में मैंने हाथ बटाया। उस कानून को जिसे मेरी राय में आपने अपनी विवेकहीनता से ठुकरा दिया। आप लोग जानते हैं ना, 1935 का जब अधिनियम बना था तो कांग्रेस ने उस अधिनियम को स्वीकार करने से मना कर दिया था। पंडित नेहरू जी ने क्या कहा था, यह दास्ता का अधिकार पत्र है। वो कह रहे हैं आपने अपनी विवेकहीनता से उस कानून को ठुकरा दिया था। मैंने जब वो कानून बनाने में मदद की तब भी मैं अलोकप्रिय बना था। अब उसी ठुकराए हुए कानून से आप 4 महत्वपूर्ण चीजें ला रहे हो।
क्या बात कही है उन्होंने कि 1935 के अधिनियम को आपने ठुकराया था अपनी विवेकहीनता से। अब उसी कानून से आप 4 बातें ला रहे हो। कौन कौन सी, जरा देखिए। वह 4 चीजें ये हैं। एक, 1935 के अधिनियम की तरह आप यूनियन बनाने जा रहे हो। दूसरा, 1935 के अधिनियम की तरह आप कमजोर केंद्र बनाने जा रहे हो। तीसरा, आप स्वायत्तशासी प्रांतों की स्थापना करना चाह रहे हो। और 1935 के अधिनियम के तहत आप प्रांतों में अवशिष्ट अधिकार देने जा रहे हो। तो जिस अधिनियम को आपने ठुकरा दिया, फिर उस अधिनियम की 4 बातें आप स्वीकार क्यों कर रहे हो? मैं तो 1935 के अधिनियम बनाने में भी मैंने मदद की थी, तब भी मैं अलोकप्रिय बना था। मुझे अलोकप्रियता से कोई चिंता नहीं है। मैं ये कह दूं कि समय के साथ साथ मेरी अलोकप्रियता भी बढ़ गई है, इसलिए अब मैं इस उम्र में और इतने अनुभवों के बाद मुझे अलोकप्रियता का कोई डर नहीं है। मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपको बता दूं कि जो रास्ता आप पकड़ रहे हैं वह गलत है, गैर कानूनी है, असामयिक है, विनाशकारी है, संकटपूर्ण है। यह आपको मुसीबत में डाल देगा। आपने मुझे अपने टिकट पर चुना है, मैं बाध्य हूं कि मैं आपसे साफ साफ कह दूं कि आगे संकट है, असफलता का संकट है, कलह का संकट है, जबरदस्त मतभेद का डर है। आपका फर्ज है कि आप इससे बचें। सभापति जी, बस मुझे तो और कुछ नहीं कहना है। कैसा लगा एम.आर. जयकर साहब? क्या तर्क दिए उन्होंने। हो सकता है कि आप उन तर्कों से सहमत नहीं हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। वो कह रहे हैं कि आपने मुझे टिकट देकर चुनाव में जितवाया है, आपने मुझे संविधान सभा का सदस्य बनाया, लेकिन मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी प्रयासों को व्यर्थ और असफल होने से बचाऊं। सभापति जी अब वो नाम पुकारते हैं। सर हरि सिंह गौड ने एक संशोधन की सूचना दी है, ये नियम के खिलाफ मालूम पड़ता है। वो कह रहे हैं कि मुझे एक संशोधन की सूचना दी है, पर मैंने वो संशोधन देख लिया, ये नियम के खिलाफ है। पर ऐसा घोषित करने के पहले मैं सर हरि सिंह गौड से कहूंगा कि वे इस बात पर प्रकाश डालें कि संशोधन क्यों प्रासंगिक है। हालांकि मैं हरि सिंह गौड का जो संशोधन प्रस्ताव है वो नियम के खिलाफ है, इसलिए अस्वीकार करता हूं, पर मैं फिर भी चाहता हूं कि हरि सिंह गौड आए और बताएं कि उनका जो प्रस्ताव है, संशोधन प्रस्ताव, वो क्यों प्रासंगिक है। वो क्या चाह रहे हैं? वो हरि सिंह गौड ये चाह रहे हैं कि उक्त प्रस्ताव में इन शब्दों की जगह की ये सभा इस प्रश्न पर और विचार आगे के लिए स्थगित रखती है, ताकि उपरोक्त दोनों संगठनों के प्रतिनिधि चाहे तो इस सभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सके, ये शब्द रखे जाए। वो ये कह रहे हैं कि जो संशोधन प्रस्ताव एम.आर. जयकर साहब ने रखा उसमें मैं संशोधन कर रहा हूं। और क्या संशोधन कर रहा हूं? मैं ये संशोधन चाहता हूं। हरि सिंह जी गौड, सभा की यह राय है कि अन्य स्थानों में पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए मुस्लिम लीग की मांग आत्मघाती है। इसकी राय में मुसलमानों और अन्य संप्रदायों के लिए यह हितकर होगा कि संयुक्त निर्वाचक समूह बनाया जाए और अल्पसंख्यक संप्रदायों के लिए आगामी 5 वर्षों तक समानता का दर्जा सुरक्षित रखा जाए, और यह भी सुरक्षामूलक व्यवस्था रखी जाए कि किसी संप्रदाय का कोई सदस्य नियमानुसार निर्वाचित नहीं समझा जाएगा अगर उसे दूसरे संप्रदाय का एक निश्चित प्रतिशत वोट नहीं मिला है। सभापति जी कह रहे हैं कि हरि सिंह जी गौड एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। क्या प्रस्ताव लेकर आए? कि संविधान सभा में किसी संप्रदाय के सदस्य अगर चुने जाते हैं तो वो तभी चुने हुए माने जाएंगे जब दूसरे संप्रदाय का भी उन्हें एक निश्चित वोट प्रतिशत प्राप्त हो। वो ऐसा प्रस्ताव लेकर आए। इस प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया सभापति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। अब देखिए, ऐसा मालूम पड़ता है कि यह संशोधन मूल प्रस्ताव अथवा डॉक्टर जयकर के संशोधन में जो कुछ कहा गया उससे बहुत ज्यादा अधिक है। अतः मैं कहना चाहता हूं कि यह नियम के प्रतिकूल है, पर मैं फिलहाल अपना फैसला नहीं दूंगा। मैं चाहूंगा कि हरि सिंह गौड ये बताए कि यह प्रस्ताव कैसे नियमानुसार है। आप क्या प्रस्ताव रख के आए हो, बताओ जरा आपका प्रस्ताव क्या है। फिर हरि सिंह जी गौड साहब बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर जयकर के संशोधन पर मैंने उपस्थित किया है, वे नियमानुकूल कैसे है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर डॉक्टर जयकर का संशोधन नियमानुकूल है तो उस पर मेरा जो संशोधन है वह भी नियमानुकूल है। यह तो मान लेना होगा कि मैंने अपने संशोधन के नियम अनुकूल होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा है। मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि अगर डॉक्टर जयकर सारे मसले को टाल देना चाहते हैं, दबा देना चाहते हैं, तो उनका संशोधन शायद संशोधन नहीं हो सकता है। संशोधन का मतलब है ठीक करना। क्या बात कही है यार। देखो, आपको सारी बातें समझनी पड़ेगी। एम.आर. जयकर साहब संशोधन लेकर आए हैं, तो यार संशोधन करने का मतलब तो ठीक करना होता है। और
एम.आर. जयकर साहब तो कह रहे हैं कि इस पर चर्चा स्थगित कर दीजिए। यह संशोधन कैसे हो सकता है? आप देखिएगा, संविधान निर्माताओं के ज्ञान को देखिए कि एम.आर. जयकर साहब लेकर आया संशोधन प्रस्ताव, और वो संशोधन प्रस्ताव क्या है कि इस पर चर्चा स्थगित कर दो। तो वो कह रहे संशोधन कैसे हो गया? संशोधन तो जो प्रस्ताव रखा गया उसमें संशोधन करना है। हरि सिंह जी गौड़ क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अगर डॉक्टर जयकर सारे मसले को टाल देना चाहते हैं, दबा देना चाहते हैं, तो उनका संशोधन शायद संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन का मतलब तो ठीक करना होता है। वो तो इस प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित करना चाहते हैं, तो वो कैसे संशोधन हो गया? ऐसा वो हरि सिंह जी गौड़ कह रहे हैं। ये सब बातें आपको समझनी चाहिए। जब कभी हम लोग घरों में बैठे होते हैं और किसी प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं, जैसे समझ लीजिए हम अपने घर में 10-15 लोग बैठे हैं, सारे परिवार के मेंबर्स बैठे हैं, और एक चर्चा चल रही है कि भाई हमारे यहाँ पर फला घर से शादी का कार्ड आया है, उसमें हमको जाना है, इस पर चर्चा चल रही है, और शादी में जाएं तो लिफाफा कितने रुपए का डालना है, कोई कह रहा है 1100 का डालना है, कोई कह रहा है 501 पर डालना है। इसी बीच में एक व्यक्ति आए और वो कह रहे हैं कि ये जो शादी वाला जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा अभी बंद कर दीजिए। तो वो संशोधन नहीं है। अगर आप कहते हैं 501 मत डालो, 251 डालो, 501 मत डालो, 1001 डालो, 1100 डालो, 2100 डालो, ये तो संशोधन है। बनेगा वह एक स्वतंत्र गणतांत्रिक सत्ता संपन्न राज्य का होगा, परंतु ऐसा विधान बनाने में मुस्लिम लीग और देशी रियासतों का सहयोग पाने तथा इस तरह अपने निश्चय को और अधिक उग्र बनाने के उद्देश्य से सभा की ये राय है कि अन्य स्थानों में पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए मुस्लिम लीग की मांग आत्मघाती है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग का सहयोग लेंगे, लेकिन जो मुस्लिम लीग की जो मांग है वो आत्मघाती है। इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर दीजिए। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ प्रस्ताव के दो भागों को ठीक ठीक जोड़ नहीं पाए और ये मुझे नियम के प्रतिकूल मालूम पड़ता है, ऐसा सभापति जी कह रहे हैं। फिर बीच में पटाभी सीतारमैया बोल रहे हैं, माननीय डॉक्टर जयकर का संशोधन मूल प्रस्ताव पर विचार स्थगित करने का एक तरह से प्रस्ताव सा है, इसलिए अन्य संशोधन के पहले जो मूल प्रस्ताव से वस्तुतः स्वतंत्र है, डॉक्टर जयकर के संशोधन पर ही विचार और फैसला करना चाहिए। पटाभी सीतारमैया कह रहे हैं कि भाई जो जयकर साहब ने जो प्रस्ताव रखा पहले उस पर चर्चा करो यार, नए संशोधनों पर चर्चा क्यों कर रहे हो? उनका प्रस्ताव पारित करना नहीं करना इस पर पहले वोटिंग करवा दो, नए संशोधनों पर चर्चा मत करो आप पहले। फिर इस बीच में दीवान चमनलाल बोलते हैं जो कि पंजाब से हैं। वो कह रहे हैं डॉक्टर जयकर का संशोधन भी स्वतंत्र और पृथक ही है, ये विधि के अनुकूल नहीं है, इसमें गणतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र की बात कही गई है और यद्यपि ये कहता है और विचार स्थगित करना की बात करता है। सभापति जी कह रहे हैं हम लोगों ने इसे एक संशोधन मान लिया है। दूसरा संशोधन सोमनाथ लाहिरी का है जिसकी सूचना आ चुकी है। इस संशोधन के संबंध में भी मेरा यही मत है कि ये नियम के अनुकूल नहीं है। सोमनाथ लाहिरी जी, इनके बारे में आप पहले एक बार चर्चा सुन चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि उन्होंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है वो भी नियम के अनुकूल नहीं है, पर मैं श्री लाहिरी जी से निवेदन करूंगा कि वो बताएं कि अपना प्रस्ताव नियम के अनुकूल कैसे है। सोमनाथ लाहिरी जी जो कि बंगाल से हैं, जनरल है, कह रहे हैं मेरा संशोधन मूल प्रस्ताव पर है। मूल प्रस्ताव संविधान सभा का लक्ष्य निश्चित करता है कि संविधान सभा भारत को स्वतंत्र सर्वसत्ता संपन्न गणतांत्रिक राज्य घोषित करेगी। मेरा संशोधन केवल इस कारण से ही संशोधन माना जा सकता है कि यह भी मूल प्रस्ताव के विषय से ही संबंध रखता है और उसके मुख्य विचारों के प्रतिकूल नहीं है। सभापति बोलते हैं आपके संशोधन के संदर्भ में आपत्ति यह है कि यह कुछ कार्यवाही करने की बात कहता है जो कि मूल प्रस्ताव में नहीं है। लाहिरी जी का प्रस्ताव है कि हम सर्वसत्ता संपन्न घोषित करते हैं, ये नहीं आप इसको लागू करते हैं, ये शब्दावली रख लीजिए, ऐसा सोमनाथ लाहिरी जी कह रहे हैं। सभापति जी कह रहे हैं कि नहीं ये नियम के प्रतिकूल है, इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। क्या हुआ? हाँ, इसके बाद में सभापति जी कह रहे हैं कि नहीं मेरी समझ में यह संशोधन नियम के बाहर है। मूल प्रस्ताव पर बोलने का मौका मैं आपको बाद में दूंगा। आपके संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि ये नियम के अनुकूल है ही नहीं। फिर राय बहादुर श्याम नंदन साहब बोलते हैं सभापति महोदय मैं ये संशोधन पेश करता हूं। क्या संशोधन पेश करता हूं? ये संविधान सभा कम से कम समय में भारत को एक स्वतंत्र सर्वसत्ता संपन्न प्रजातंत्र बनाने के दृढ़ और गंभीर निश्चय की घोषणा करती है, जिसके प्रारंभ में ये भाग शामिल होंगे। वह भाग जो आज ब्रिटिश भारत कहलाता है और यथाशीघ्र वह भाग भी
जिसको लेकर आज रियासतें बनी है, अन्य दूसरे भाग जो आज ब्रिटिश इंडिया और रियासतों के बाहर है, और ऐसे भाग जो स्वेच्छा से स्वतंत्र सर्वसत्ता संपन्न भारतीय प्रजातंत्र में शामिल होना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा संशोधन ये है कि सारी रियासतों और ब्रिटिश जो प्रांत हैं उनसे ये आह्वान किया रखने के लिए मैं आह्वान करना चाहूँगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो आपने देखा कि श्यामनंदन सहाय जी ने पहले संशोधन रखा, अब दूसरे संशोधन के लिए जैसे ही उनका नाम पुकारा गया तो प्रोफेसर एन.जी. रंगा, देखिए प्रोफेसर नाम बोला है, इसका मतलब संविधान सभा में कुछ लोग ऐसे भी है जो बेसिकली एकेडमिशियन है, प्रोफेसर है। एन.जी. रंगा साहब बोलते हैं जो कि मद्रास से, वो कह रहे हैं भाई साहब एक बात बताओ मुझे, एक सदस्य कितने संशोधन रख सकता है? क्या कोई सदस्य एक ही प्रस्ताव पर एक से ज्यादा मर्तबा बोल सकता है? जब उनके 2 या 3 संशोधन हो तो वे एक साथ क्यों नहीं पेश कर देते? तो श्यामनंदन बहादुर साहब बोलते हैं प्रस्ताव के कई पैराग्राफों के अनुसार संशोधन रखे गए हैं। सभापति जी, श्री सहाय का एक और भी संशोधन है, दोनों को एक साथ ही पेश कर दीजिए। टोटल उनके 3 संशोधन है। एक संशोधन रखा, उसको नियम के अनुकूल नहीं माना, फिर दूसरा संशोधन रख रहे थे कि एन.जी. रंगा साहब ने कहा कि भाई एक व्यक्ति कितने संशोधन दे सकता है, तो सभापति जी बोले कि नहीं अभी तो उनके 2 संशोधन और है, तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सारे संशोधनों को एक साथ में रख ले। तो इसके बाद में श्यामनंदन सहाय अपना संशोधन रखते हैं जिसमें भारत के बारे में कहा गया कि सर्वसत्ता संपन्न स्वतंत्र भारत को, जिसके अंतर्गत भूभाग हो, इसके शासन के सभी अंगों को सारी शक्ति मिले, सारे अधिकार जनता से प्राप्त होंगे, इस प्रकार की शब्दावली जोड़ दी जाए। सारी शक्ति और सारे अधिकार जनता से प्राप्त होंगे, इस प्रकार की शब्दावली जोड़ने की उन्होंने बात की। आप लोग जानते हैं भारत के संविधान की वर्तमान जो प्रस्तावना, उसकी भी शुरुआती शब्द जो है हम भारत के लोग, इस प्रकार की शब्दावली प्रारंभ होती है। तो इसी प्रकार की बात वो कह रहे हैं। इसके बाद में सभापति जी नाम पुकारते हैं उदयचंद मेहताब। अब उदयचंद मेहताब कौन है जरा देखिएगा, पूरा नाम सर उदयचंद मेहताब महाराज धीराज वर्धमान। सर की उपाधि है महाराज धीराज, इसका मतलब अलग अलग प्रोफाइल के लोग संविधान सभा के मेंबर के रूप में थे। सभापति जी ने जैसे उनका नाम पुकारा तो उन्होंने कहा कि मैं अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता हूं। तो फिर सभापति जी बोले मैं देखता हूं कि अन्य सभी संशोधन जिनकी सूचना आई थी वे सब वापस ले लिए गए हैं। मैं समझता हूं इसमें कोई भूल नहीं है, और अगर कोई संशोधन रह गया है तो सदस्य मुझे बता सकते हैं। एक संशोधन है जिसकी सूचना डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने दी है, पर दुर्भाग्य से उसकी सूचना आज सवेरे ही मुझे मिली है। संशोधनों की सूचना के लिए मैंने अवधि निर्धारित कर दी थी, और चूंकि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने अवधि बीतने पर सूचना दी है, अब मैं उन्हें संशोधन पेश करने की इजाजत नहीं देता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो संशोधन पेश करना चाहते हैं हरि सिंह जी गौड़, आज सुबह उन्होंने मुझे बताया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी संशोधन अगर आप पेश करना चाहते हो तो उसकी सूचना आपको एक दिन पहले कार्यालय को देनी पड़ेगी। तो चूंकि हरि सिंह गौड़ ने बहुत बाद में बताया, इसलिए मैं अब उनकी परमिशन नहीं देता हूं। अब प्रस्ताव और सारे संशोधन पेश हो चुके हैं, अब सभा इन पर विचार करेगी। मैं सदस्यों से, अब सारे संशोधन आ चुके हैं, उद्देश्य मूलक प्रस्ताव रखा जा चुका है, उस पर पंडित नेहरू जी का वक्तव्य आ चुका, एम.आर. जयकर साहब ने जो संशोधन रखना था वो रख दिया, उन पर उनका वक्तव्य आ चुका। बाकी वाले सदस्यों के जो संशोधन थे वो भी रख दिए गए। कई सारे संशोधनों को नियम के अनुकूल न होने के कारण मैंने उनको स्वीकार नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने अपने संशोधन वापस ले लिए। अब मैं चाहता हूं कि अब हमको इस पर विचार करना चाहिए कि क्या करें, संशोधन स्वीकार करें या स्थगित करें या क्या करें। मैं सदस्यों से कहूंगा कि वे कम समय में ही अपनी बात कहें, क्योंकि इस पर हम 2 दिन लग चुके हैं। यद्यपि मैं किसी सदस्य के भाषण संबंधी अधिकार को कम नहीं करना चाहता, पर सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात पर ध्यान रखें। वाद विवाद में भाग लेने वाले सज्जनों के नाम की सूची मेरे पास है, पर मैं इसे मुकम्मल नहीं मानता। इसके अतिरिक्त भी सदस्य हो सकते हैं जो बोलना चाहते हैं। एक लिस्ट मेरे पास आ चुकी है जो अब बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं इसको ठीक नहीं मानता। कोई और भी अगर बोलना चाहे तो मुझे अपना नाम दे सकता है, पर मैं इस सूची के अनुसार चलूंगा, और यदि अतिरिक्त सदस्य भी बोलना चाहेंगे तो बीच बीच में मैं उन्हें भी मौका दूंगा। सूची में पहला नाम है श्री कृष्ण सिन्हा का। सभा के समक्ष वे अपनी बात को कहें। नाम बोलते हैं श्री कृष्ण सिन्हा, ये बिहार से है, जनरल है। अब श्री कृष्ण सिन्हा का एक लंबा भाषण आएगा, मूल बात हम लोग रख लेते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं पंडित नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सभा में खड़ा हुआ हूं, और मेरी राय में वस्तुतः यह दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का पवित्र प्रस्ताव भी आलोचना से बच नहीं पाया,
और इस पर अनेक संशोधन पेश किए गए हैं। मैं इसे पवित्र इसलिए कहता हूं क्योंकि इस प्रस्ताव में स्वतंत्र होने की हमारी भावना और प्रेरणा व्यक्त की गई है, जिसने आज कई वर्षों से हमें आंदोलित कर रखा है। इस वजह से ये पवित्र प्रस्ताव है। श्री कृष्ण सिन्हा कह रहे हैं कि मुझे दुख है, पीड़ा है कि इस पवित्र प्रस्ताव पर भी आलोचना की गई और उसमें भी संशोधन रखे गए। सभापति महोदय, अगर ध्यान से उस पर विचार किया जाए तो इसमें भावी भारत की पूरी तस्वीर दिखाई देगी। लक्ष्य मूलक प्रस्ताव, भारत की संविधान की प्रस्तावना का आधार किस तरह से बना, वो क्या कह रहे हैं, इसे ध्यान से देखा जाए तो इसमें भावी भारत की पूरी तस्वीर दिखाई देगी। आप लोग जानते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये मेंटल मैप है संविधान निर्माताओं का। कई बार ये कहा जाता है कि हमारे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक तरह से परिचय पत्र है कि भारत कैसा होगा। कुछ लोगों ने कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो जन्म कुंडली है, हॉरोस्कोप है, और हॉरोस्कोप से हम भूत, वर्तमान और भविष्य जान सकते हैं। क्या कह रहे हैं सिन्हा जी? अगर ध्यान से उस पर विचार किया जाए तो इसमें भावी भारत की पूरी तस्वीर दिखाई देगी। भावी भारत एक प्रजातंत्र होगा जिसके अंतर्गत प्रदेशों को खुद मुख्तारी हासिल होगी। इसी भारतीय प्रजातंत्र में सत्ता जनता के हाथ में होगी। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रखेगी। प्रस्ताव की ये 3 प्रधान विशेषता है। सिन्हा जी को प्रस्ताव की 3 बातें अच्छी लगती है। वो कह रहे हैं कि इस प्रस्ताव में जनता को अधिकार दिए गए, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, प्रदेशों की खुद मुख्तारी हासिल होगी। दूसरी बात, सत्ता जनता के हाथ में होगी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। मैं इसे एक पवित्र प्रस्ताव मानता हूं। मैं अपनी बात संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा, फिर भी मैं सभा को याद दिलाए बिना नहीं रह सकता कि हम लोग यहां उस अधिकार के बिना एकत्रित हुए हैं जो मनुष्य के लिए बहुमूल्य है और जिसे मनुष्य जाति ने कठोर कष्ट और त्याग के बाद प्राप्त किया है। हर समाज में जीवन को चलाने के लिए एक न एक राजनीतिक संगठन की शासन पद्धति की जरूरत होती है। यदि हम संसार के राज्यों की उन्नति का इतिहास देखें तो मालूम होगा कि जीवन संबंधी विचारधारा में परिवर्तन होने के साथ साथ शासन पद्धति में भी परिवर्तन होता आया है। मुझे सभा के एक सदस्य के मुंह से यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वस्तुतः इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि समाज में राजनीतिक सत्ता अधिकार कहाँ स्थित है। स्वयं यह सभा जनता की सत्ता पर एकत्रित हुई है। अवश्य ही अभी कुछ ही दिन पहले संसार इस बात पर विश्वास नहीं रखता था कि समाज के प्रत्येक सदस्य को सुख और स्वतंत्रता का समान अधिकार है। समाज में व्यक्ति का कोई स्थान नहीं था और समाज का संगठन वर्ग भेद पर आधारित था। फिर वो अपनी बात को रखते हैं कि कुछ दिनों तक पहले तक लोग ये मानते नहीं थे कि समाज के सभी सुखों पर सभी लोगों का अधिकार है, वर्ग भेद पर आधारित था, लेकिन अब ये सब बातें माने जाने लगी है। फिर उनका एक लंबा चौड़ा भाषण आता है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है। भारत के इतिहास का भी उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया है। 18वीं शताब्दी का उल्लेख किया उन्होंने। फिर 1921 में जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में कहा। महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में जो प्रवेश हुआ उसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया। वो कह रहे हैं सन 1921 में सारा देश इस कोने से उस कोने तक मुहामान हो उठा और लाखों आदमी महात्मा गांधी द्वारा परिचालित सत्याग्रह संग्राम में कूद पड़े। जनता के इस बुनियादी अधिकार की स्थापना के लिए सैकड़ों लोग फांसी पर झूल गए, हजारों गोलियों के शिकार हुए, लाखों लोग जेल गए। जनता और भारत सरकार के राजनीतिक आदर्शों में, विचारधारा में जबरदस्त अंतर था और इसके फलस्वरूप इन दोनों के बीच सदा संघर्ष रहा। इस प्रकार की वो बात कह रहे हैं सिन्हा जी। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे सामने कठिनाइयां क्या है हम सभी जानते हैं। यदि हमने उनका भाषण ठीक ठाक समझा है, नेहरू जी के बारे में और जयकर साहब के बारे में वो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने हमें निराशा की कोई बात नहीं कही है। वस्तुतः उन्होंने ये राय दी है कि यदि हमारे लीगी मित्र कुछ समय तक नहीं आए तो फिर हम अपने काम की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि एम.आर. जयकर साहब ने जो कुछ कहा वो कुछ गलत नहीं कहा है, उनकी बातों को हमें अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अगर लीग से जुड़े हुए हमारे मित्र आ जाते तो अच्छी बात है, और अगर वो नहीं आते हैं तो हमें अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे नेता नेहरू ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इसके लिए चिंतित हैं कि हमारे मुस्लिम लीग के मित्र इस सभा में शामिल हो, जिसका उन्हें हक है। हम सब इसके लिए फिक्रमंद हैं कि वे यहाँ आवे, पर मैं ये नहीं समझता कि आखिर ये प्रस्ताव उनके भविष्य में यहाँ आने से कैसे रुकावट डालता है। वो कह रहे हैं कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो प्रस्ताव है मुस्लिम लीग के लोग नहीं आएंगे,
इसके मार्ग में कैसे ये रुकावट डालता है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। अगर हमने मुस्लिम लीग की राजनीतिक विचारधारा को ठीक ठीक समझा है, अगर हमने मंत्रिमंडल कैबिनेट मिशन की बात कर रहा है कि घोषणा को ठीक ठीक समझा है, तो इस बात जिसमें हम सभी सहमत हैं और वह यह है कि भावी भारत संयुक्त हो और यदि जनता चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से बाहर भी रह सकता है। समय समय पर मुस्लिम लीग के नेता द्वारा दिए गए कथनों से हम दरअसल इस निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मुस्लिम लीग भी स्वतंत्र भारत की हामी है। इसलिए जैसा कि हम सभी चाहते हैं और मुस्लिम लीग चाहती है, भावी भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा और स्वतंत्र भारत में सारी शक्ति, सारे अधिकार यहाँ बसने वाली जनता के पास होंगे, ऐसे सिन्हा जी कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में वो एक और बात कहते हैं कि भारत का संयुक्त भारत जो बनेगा वो एकात्मक शासन व्यवस्था का भारत होगा, यूनिटरी गवर्नमेंट होगी, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया। साथ ही साथ राष्ट्र राज्य जैसे शब्द का भी प्रयोग उन्होंने अपने स्टेटमेंट में दिया। काफ़ी बड़ा उनका सिन्हा जी का उद्बोधन है। फिर वो कहते हैं कि ये प्रस्ताव इस भावना को भी प्रकट करता है कि भारत को संसार के राष्ट्रों में समुचित स्थान मिलना चाहिए। प्रत्येक भारतीय की ये उत्कट पर उचित अभिलाषा है कि एक दिन भारत समस्त एशिया का नेतृत्व करे, जिसमें हम भारत में एक विकेंद्रीकृत गणतंत्र की सफलतापूर्वक स्थापना करके, जहां पर विभिन्न भाषाओं और धर्म के लोग आपस में शामिल होकर इस विशाल प्रजातंत्र में रह सके, इसका नेतृत्व करने का कार्य हम प्रारंभ कर सकते हैं। सभापति महोदय, प्रस्ताव की इन विशेषताओं के कारण ही मैंने कहा है कि ये प्रस्ताव पवित्र है और इन घोषणाओं के समकक्ष है जिनका ऐलान अतीत में जातियों ने दास्ता का बंधन तोड़कर ऐसे मौकों पर किया था। ये न केवल पवित्र है वरन दुस्साध्य भी है, क्योंकि इसके मार्ग में बड़ी कठिनाइयां हैं जिन पर अभी डॉक्टर जयकर ने प्रकाश डाला। एक तरह से वो कह रहा है कि डॉक्टर जयकर की बातों से हमको ज़्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, वो तो हमें अपनी कठिनाइयां बता रहे हैं। उन कठिनाइयों को दूर करते हुए अगर हम लोग आगे चलेंगे तो हमारे लिए काम काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर वो आगे कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे नेता है और वो जब बिहार आए थे तो हम सब लोगों ने उनसे बहुत प्रेरणा की, उनसे हम लोगों से उत्साह मिलता है। फिर वो मिस्टर चर्चिल को एक चैलेंज करते हैं, उनको चेताते हैं। वो क्या कह रहे हैं, मैं मिस्टर चर्चिल को बता दूं कि चंद दिनों के तूफानी दौरे में उन्होंने बिहार की जनता को अपना इरादा बता दिया था। मैंने इस देश के सर्वोच्च अधिकारी को यह बात कही थी, वह खुद भी बिहार में इतने अल्प समय में शांति नहीं स्थापित कर पाते जितने में हम लोगों ने की है। हमने अंग्रेज सरकार को कहा कि बिहार में जो शांति स्थापित हुई है वो हमारे प्रयासों की वजह से हुई है, वे खुद इसको स्थापित नहीं कर पाते। इस प्रकार की एक मोटी चौड़ी बात सिन्हा जी ने विस्तार से रखी। फिर इनका उद्बोधन आगे बढ़ता है। डॉक्टर जयकर द्वारा बताई गई कठिनाइयों की वजह से नहीं, पर उन लोगों की पैदा की हुई मुश्किलों की वजह से आज मुमकिन है कि इस संविधान सभा को एक दिन वही रास्ता अख्तियार करना पड़े जो 1799 में फ्रांस की संविधान सभा को तत्कालीन राजा और राजनीतिज्ञों के रुख के कारण अपनाना पड़ा था। आपको दोस्तों याद होगा, फ्रांस के राजा ने जब संविधान सभा की बैठकें नहीं करने दी तो आपको याद है बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? संविधान सभा की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? टेनिस कोर्ट पर आयोजित हुई थी। सिन्हा जी भी इसी और संकेत कर रहे हैं कि अगर आपका रवैया इसी तरह से रहा तो हम भी फ्रांस के रास्ते पर जा सकते हैं। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं इस परिषद के सदस्यों से कहूंगा कि इस प्रस्ताव के हक में अपना वोट देने का फैसला करें। इसके पहले उन मुश्किलों पर खूब गौर कर लें जिनका कि उन्हें अपने इरादों को पूरा करने में सामना करना पड़ेगा। अगर हम ये प्रस्ताव पास करते हैं तो हमें इस बात का पक्का संकल्प लेना होगा कि हम भारत के मौजूदा राजनीतिक ढांचे को, जो सन 1935 के एक्ट पर मायावी वैधानिक जाल खड़ा है, चकनाचूर कर देंगे और इस तरह का प्रजातंत्र कायम करेंगे जिसकी कल्पना इस प्रस्ताव में की गई है। ऐसा सिन्हा जी का उद्बोधन है। फिर सभापति महोदय बोलते हैं, जिसकी और आज हमारे समोटा सर जो है उन्होंने भी संकेत किया था। वो कह रहे हैं, सभापति जी 5 बज चुके हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सदस्य 5:30 बजे तक बैठना पसंद करेंगे? तो बहुत से सदस्य हाँ 5:30 बजे तक चलेगा। सभापति जी, अरे यार इस प्रकार से तो सभा एक मत मालूम नहीं पड़ती। कुछ सदस्य कहते हैं 5:30 तक, कुछ कहते हैं 5 तक। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, और पटेल बोलते हैं तो मतलब समझ जाइए, पटेल बोलते हैं सबकी राय है कि 5 बजे तक बैठा जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं कि सबकी राय यह है कि 5 बजे तक बैठा जाए। सभापति जी कह रहे
जो लोग 5:30 बजे तक बैठने के पक्ष में है कृपया अपना हाथ उठावे, और जो 5:30 बजे तक बैठने के खिलाफ है वे लोग अब हाथ उठाए। 5 वालों का बहुमत है। अब सभा कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है। इसके बाद सभा मंगलवार 17 दिसंबर सन 1946 को प्रातः 11 बजे के लिए स्थगित हुई। साथियों, कुछ बातें स्पष्ट हो गई। यानी 16 दिसंबर 1946 वो पहला दिन है जब सभा की बैठक सुबह ना होकर दोपहर में हुई, और दोपहर में 3 बजे हुई, 3 से लगाकर 5 बजे तक हुई। 5 से 5:30 तक बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए इस बारे में सभा के सदस्यों की राय ली गई, और राय हाथ खड़ा करके ली गई। आपको मालूम पड़ रहा होगा कि संविधान सभा में निर्णय किस तरह से लिए जा रहे हैं। सभा स्थगित कर दी गई, 17 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई, और 17 दिसंबर को सभा बैठेगी, लेकिन समय क्या होगा? सुबह 11 बजे, प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बातें काफ़ी पसंद आई होगी। अभी तो जो 37 पेज हमको पढ़ने पड़ते हैं, और 2 घंटे मुझे लगता है कि समय हो गया होगा। कई सारी बातें बहुत तेज़ी से रखी गई ताकि आपको मोटी बात समझ में आ सके कि संविधान सभा किस तरह से कार्य कर रही है। मेरे जूम के सभी साथी जो जुड़े हुए हैं, और यूट्यूब पे जो मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, उनको बहुत आनंद आ रहा होगा। बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास। रामवीर सिंह जी का मैसेज यूट्यूब पर है, गिरिवर वैष्णव जी, संगीता जी, पिंटू जी, ये अभी तक आपने रीनेम नहीं किया है, OPPA83, ये रीनेम कीजिएगा, सर्टिफिकेट आपको प्राप्त नहीं होगा। वीरपाल कौर जी ने अपना रीनेम कर दिया, आज ये अच्छी बात है। विमला जाट जी ने भी कर दिया, अरविंद कुशवाहा जी ने भी कर दिया, आकांक्षा, रजनीश मंडा जी, रुकमा गोदारा जी ने भी अपना रीनेम कर दिया। रुकमा जी, आपका पहले रीनेम नहीं किया हुआ था, सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हो पाएगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन अब मिल जाएगा। तो ये अटेंडेंस, एक्चुअली में अटेंडेंस लगती है ना रोजाना की, ये अटेंडेंस लगती है, और आपको कहा कि 12 मिनिमम है। सुरेश जिलोया जी, ये अच्छी बात है। सरोज देवासी जी भी, ये माइक्रोमैक्स Q440 कैसे काम चलेगा? अजीत चौधरी साहब धन्यवाद। हीरा राम जी ठीक है, अनिता पाल जी, दिलीप पंचाल जी, लोकेंद्र सैनी जी, के चौधरी साहब का तो हमेशा है ही है, राम गोपाल जी, जगदीश पटेल साहब, दीपक कुमार जी, पिंटू जी। अरे वाह, आज तो बहुत आनंद आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने मतलब अपना नाम कर दिया है। महेश जांगीड़ जी, शीतल जी, नगेंद्र सिंह जी भाटी, भावना गहलोत जी, निर्मा जी, शर्मा से कैसे होगा, मैं शर्मा जाऊंगा आपके नाम को देखकर, पूरा नाम लिखिएगा। संतोष सारण जी, दीक्षा जी, जीवन धारा जी, रामचंद्र मेघवाल जी, रेखा गोदारा जी, शारदा जी, मी मतलब क्या, मी नाम तो बताइए। मोनिका जी, गोविंद जी, धनाराम जी, नेतराम जी, सुशील जी, बहुत अच्छी बात है। राजेंद्र भाई कैसे हो? कुमावत बढ़िया है। तो चलिए मैं आज की सभा को यहीं स्थगित करता हूं, कल सुबह 8 बजे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।